I myself hail from civil service background. So I was from 27th Common Pakistan Administrative Service. I served at a few places, then I left civil service. So I've been on both sides. I've also worked in the private sector. So I am in a unique position to also know the civil servants perspective, the private sector perspective, and also what the academics think and what the world thinks. So I think that that's kind of a unique background. So I have a presentation, but I do not have any plans to bore you with a long presentation. लेकिन एक ये है कि एक वो स्टोरी लाइन चलेगी तो जरा मैं आपसे बात करता हूँ. Can you see my screen if you Yes, can? Hasan, we can. Yes, Hassan, we can. ग्रेट. तो हम ऐसा करते हैं कि हम जल्दी से ना, हम बहुत ज़्यादा स्लाइडों के अंदर लंबी बात नहीं करेंगे, लेकिन शायद ये थोड़ा हेल्प कर दे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और उसके बाद जो है वी कैन ओपन अप फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स. सो ओके, सो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स जब आप बात करते हैं ना, तो आप ये मैंने इसीलिए कितनी कंफ्यूजिंग और क्राउडेड स्लाइड बनाई है कि you hear of all these things, right? And it confuses you. The civil service reform, is it about government structure? Is it about compensation, tenure security, forced ranking, in-service training, pre-service training, development plans, career development plans, oversight commissions? So this actually, when you look at the newspapers, when you hear people talk about civil service reforms, this is what you hear about. And this is the civil service reforms landscape. But I think if we really want to understand what civil service reform is, I think we need to simplify the discussion. And then I think we can get back to all these things. So, okay. So first of all, why should we care and why should anyone care about सिविल सर्विस? आप कहेंगे भाई सिविल सर्वेंट्स जाने और उनका काम जाने, हमारा क्या काम है सिविल सर्विस से? तो देखें, बात यह है कि जो सिविल सर्विस है ना, वो गवर्नमेंट का कोर है. और अगर आप पब्लिक पॉलिसी में इंटरेस्टेड हैं, जो कि आप सारे हैं, कोई भी जो पॉलिसी है वो तब तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती जब तक कि आपकी सिविल सर्विस में, आपकी गवर्नमेंट में ये कैपेबिलिटी ना हो कि वो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सके. सो दिस इज माय कंसर्न, दिस इज योर कंसर्न, दिस शुड बी एवरी सिटीजन कंसर्न. ओके, अब जो एक इंटरेस्टिंग बात है ना सिविल सर्विस की, वो ये है कि everyone wants to reform civil service. So I'd want to reform civil service. You'd want to reform civil service. Naveed Saab would want to reform civil service. Politicians would want to reform civil service. But everyone has a different meaning of civil service reform, right? So आप politicians से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि जी मेरी मैं जो बात करता हूँ वो implement नहीं होती. और सिविल सर्विस रिफॉर्म ये है कि मैं जो डिसीजन आज लूँ वो डिसीजन कल इम्प्लीमेंट हो जाए, और जितनी जल्दी इम्प्लीमेंट होगा वो रिफॉर्म है. अच्छा, जब आप सिविल सर्वेंट से पूछेंगे तो इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज सर्विस बैकग्राउंड, तो वो कहेगा कि जी सिविल सर्विस रिफॉर्म नाम होना चाहिए कॉम्पनसेशन का, क्योंकि कॉम्पनसेशन जब तक नहीं बढ़ेगी हम लोग काम नहीं कर सकते. आप अगर सर्विस के अंदर चले जाएं, अगर आप पूछें जो मेरे फॉर्मर कॉलीग्स हैं पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, उसमें से कुछ लोग आपसे कहेंगे कि दिस इज़ ऑल अबाउट इन्फोर्समेंट कैपेबिलिटी ऑन ग्राउंड. और ये जो मैजिस्ट्रेसी और एग्जेक्टिव और जुडिशरी की जो हो गई थी, लेट मी स्विच ऑफ माय मैसेंजर सो दैट इट डजंट डिस्टर्ब यू. सो ओके, सो वो ये कहेंगे कि देखें ये जो हो गया था मैजिस्ट्रेसी वाला काम ख़त्म, तो इस वजह से लेट मी सी, एक सेकेंड, लेट्स सी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन अगेन, सॉरी. यस, ओके. तो वो कहेंगे कि जी इसलिए मैजिस्ट्रियल पावर्स वापस लेने का नाम सिविल सर्विस रिफॉर्म है. जब आप पुलिस वालों से बात करेंगे तो वो कहेंगे कि जी पुलिस ऑटोनॉमी का नाम सिविल सर्विस रिफॉर्म. आप लोगों से बात करेंगे, वो कहेंगे कि ये इतने बड़े महल में रहते हैं, इससे इसको लेने का नाम सिविल सर्विस रिफॉर्म. सो आप जितने लोगों से पूछेंगे ना, एवरीवन हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव अबाउट सिविल सर्विस रिफॉर्म. बट आई थिंक व्हाट वी हैव टू रियलाइज इज कि हम पहले देखें कि सिविल सर्विस का इनसाइड व्यू क्या है और आउटसाइड व्यू क्या है. तो मेरे ख्याल में ये दो बड़े अहम पर्सपेक्टिव है. ओके, सो लेट्स सी कि सिविल सर्वेंट्स का क्या पर्सपेक्टिव है. अच्छा देखिए, सिविल सर्वेंट्स का सबसे जो पहली बात वो ये करते हैं, और मैं उनकी बात से एग्री करता हूँ, कि जब आप एक बंदे को एडिक्वेटली कॉम्पनसेट नहीं करेंगे तो वो काम नहीं कर सकता. और ये उनका सबसे बड़ा एक कंसर्न है
और वो ये कहते हैं कि आप ये देखें पेज एंड जो आपकी पे रिविजन्स हैं, और अगर आपका जो ग्राफ आपको लेफ्ट पे नज़र आ रहा है, अगर आप ये देखें कि जो ब्लू बार्स है ये हर पीरियड में आपकी इन्फ्लेशन ग्रोथ है और बाकी आपके सैलरी की ग्रोथ है। और आप ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजरता गया इन्फ्लेशन बढ़ती गई है और जो सैलरीज हैं उनमें कमेंसुरेट इंक्रीज नहीं हुआ, और जो डिक्रीज इन कंप्रेशन रेशोज है ये भी अब अगर आप देखें तो 2015 तक तकरीबन 10 के करीब था, जो कि अब मजीद नीचे आ गया। अगर कंप्रेशन रेशो क्या होती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो सबसे ज़्यादा तनख्वाह लेने वाले हैं ग्रेड 22 से ग्रेड 1 की जो रेशो है, ताकि आपको पूरा स्पैन मिल जाए। प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये 100 से ऊपर भी हो सकती है। तो सिविल सर्विस के अंदर बाय द वे ये अब 25 पे होती थी तकरीबन आज से 40-50 साल कबल, और अब नाउ इट हैज़ गॉन डाउन टू रफली 10 और 9। तो ये उनका एक कंसर्न सिविल सर्वेंट्स का। अच्छा, दूसरी बात वो ये कहते हैं कि अगर आप हमें दिन रात इंक्वायरियाँ देंगे और आप हमें नैब में घसीटेंगे तो हम कैसे काम करेंगे। और ये आजकल आपको पता है लोगों की बहुत बड़ी शिकायत है, और मैंने आपको दो इधर जो न्यूज़ आइटम्स लगाए हैं, आई नो बोथ ऑफ देम, और इन पीपल काइंड ऑफ हैड अ टफ टाइम बिकॉज एक साहब हैं हमारे चेयरमैन पीएनडी थे पंजाब के, और उनको रिटायरमेंट के 10 साल के बाद 15 साल के बाद उन्होंने कहा कि आपने एक फलानी मीटिंग के अंदर ये डिसीजन लिया था, और उन्होंने कहा मुझे तो नहीं याद। तो जब उन्होंने अपना रिकॉर्ड चेक किया तो उन्होंने कहा कि मैं तो उस मीटिंग में गया ही नहीं था, क्योंकि मैंने वो डेलीगेट की थी एज चेयरमैन पीएनडी। मैं तो 30-40 बोर्ड्स के ऊपर बैठता हूँ, तो देयर इज नो पॉसिबल वे आई कैन अटेंड ऑल द मीटिंग्स। तो उन्होंने कहा फिर आप पे नया चार्ज बनता है कि आप मीटिंग में क्यों नहीं गए, राइट। सो ऐसे एटमोसफेयर के अंदर सिविल सर्वेंट्स ये कहते हैं कि जी काम ना करना काम करने से बेहतर है, बिकॉज अगर हम कुछ साइन नहीं करेंगे तो हमें कोई सवाल नहीं करेगा। तो जब तक आप ये एक्सेसिव अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं करेंगे हम काम नहीं कर सकते, और इसको करना चाहिए। सिविल सर्वेंट्स का व्यू है और मैं इससे एग्री करूँ। सब बातों के अंदर ये सब बातें ठीक हैं, इसमें कोई बात गलत नहीं है मेरे हिसाब से। ओके, फिर वो कहते हैं जी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। वो कहते हैं कि अगर सिविल सर्विस से आपने काम लेना है तो फिर आपको यू हैव टू मेक सिविल सर्विस ऑटोनोमस। और मैंने भी इस पे लिखा, नीचे आप देख रहे हैं ऑरेंज लाइन की तस्वीर है, और फातिमा जिक्र कर रही थी मेरे लिखने का, तो मैंने इस पर एक आर्टिकल भी लिखा कि जब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो कैसे उन्होंने 5 साल के अंदर जो डेवलपमेंट एलोकेशंस थी वो सारी की सारी उसका मेजर पोर्शन लाहौर के ऊपर खर्च किया। और बिकॉज उनका वो सीट ऑफ पावर थी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, सो ही डिसप्रोपोर्शनेटली इन्वेस्टेड इन लाहौर। And civil servants had have to follow what their political masters want essentially because they are the ones. So, but civil servants get the blame. और ऊपर आपने देखा कि डीजी खान का मैंने बोर्ड लगाया क्योंकि आजकल भी यही है, डीजी खान पैकेज है, ये आपका मियाँ वाली पैकेज है। सो बेसिकली सिविल सर्वेंट से कहती हैं कि ये जो सारी रिसोर्स एलोकेशन की डिस्कशन है ये तो पॉलिटिशियन ड्राइव करती हैं, पकड़ते आप हमें हैं। तो ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को ख़त्म होना चाहिए ताकि एक ऑब्जेक्टिव निज़ाम आए। अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि अगर आप हमें हम आपसे बच जाएं तो हमें जज बुलाते हैं। सो मेरे एक जानने वाले थे, वो चेयरमैन सीडीए थे। आई एम ट्राइंग टू रिकॉल द एग्जैक्ट थिंग, लेकिन वो तो गालिबन 2-2.5 महीने चेयरमैन सीडीए रहे, और उसके अंदर उन्होंने, एंड प्लीज़ डोंट होल्ड मी ऑन नंबर्स, मेरे किसी आर्टिकल में मैंने लिखा था रफली 47 कोर्ट हेयरिंग्स अटेंड की इन अबाउट 40-50-60 डेज। तो उन्होंने कहा कि अगर सारा दिन मुझे कोर्ट बुलाएगी तो मैं काम कैसे करूँगा। और आपको ये पता है कि ये जो 56 कंपनी का केस था, साकिब निसार साहब ने भी उसको स्क्रूटनाइज किया, जजों ने भी किया। तो वो सिविल सर्वेंट जो कहता है कि पैसे आप हमें देते नहीं, पॉलिटिशियन हमें स्क्रूटनाइज करता है, नैब हमें पकड़ती है, कोर्ट हमें हर रोज़ बुलाती है, तो काम हम कहाँ से करें। तो इन चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक केस बड़ा इंपॉर्टेंट, अनीता तुराब जो है ये भी एक सिविल सर्वेंट है, उन्होंने कुछ साल पहले एक केस किया। वो एक अलग कहानी है, लेकिन उस केस के अंदर कुछ प्रिंसिपल कोर्ट ने सेट कर दिए, और ये वो प्रिंसिपल थे जो कि सिविल सर्वेंट्स के लिए एक बड़ी विन थी, और ये सारी बातें कोर्ट ने बड़ी अच्छी की। कोर्ट ने कहा, ये मैं आपको 4 चीज़ें मैं चाहता हूँ आप जरा समझें। उन्होंने कहा कि जो अपॉइंटमेंट रिमूवल प्रमोशंस है ना, ये लॉ और रूल्स के अंडर होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि अगर ये डिस्क्रेशन भी हो, लॉ ये कहे कि ये प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रेशन है या किसी की डिस्क्रेशन है, तो डिस्क्रेशन शुड ऑल्सो बी एक्सरसाइज इन अ स्ट्रक्चर्ड ट्रांसपेरेंट मैनर। यानी डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे लगा देंगे या किसी को, आपने कोई क्राइटेरिया बनाना है, कोई बात करनी है,
तो एक तो उन्होंने ये प्रिंसिपल सेट किया। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने टेन्योर के ऊपर सेट किया, क्योंकि सिविल सर्वेंट जो कहते हैं आप हमें ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब ऑर्डिनरी टेन्योर स्पेसिफाई किया हो तो ठीक है, और उसको जब तक कि कंपेलिंग रीज़न ना हो आप उसको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, और जो उसको ट्रांसफ़र करने के जो रीज़न्स हैं दे शुड बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगेन अ ग्रेट विन। तीसरी बात ये थी कि इलीगल ऑर्डर्स जो है ना, सिविल सर्वेंट्स ओ देयर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एलिजियंस टू द लॉ, और उन्होंने कहा कि दे आर नॉट बाउंड टू ओबे ऑर्डर्स फ्रॉम सुपीरियर्स व्हिच आर इलीगल। अगेन अ बिग विन, राइट। सो इसका मतलब ये है कि आपने सिविल सर्वेंट्स को एम्पावर किया कि अगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, कोई आपको ऐसा काम कहता है जो इलीगल है, तो आप ना करें। और चौथी चीज़ जो है वो ओएसडीज के बारे में थी। और ओएसडीज क्या होते हैं? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ओएसडी ये होते हैं कि आप सिविल सर्वेंट की जो जान है ना वो उसकी पोस्टिंग में होती है, ठीक है, क्योंकि पोस्टिंग है, गाड़ियां हैं, पावर है, जिस काम के लिए है तभी बात चलेगी ना। जिस तरह कहानियों में होता था कि वो बादशाह की जान तोते में होती थी। तो पॉलिटिशियन जी समझ गए, उन्होंने कहा कि जब किसी सिविल सर्वेंट से बदला लेना है या इसको सजा देनी है तो इसको लगाओ ओएसडी। ना गाड़ी होगी, ना घर, बसों में फिरेगा, ना लोग सलाम करेंगे, बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो इससे फिर वो लोगों को पॉलिटिशियन तंग भी करते थे, तो उस पर भी कोर्ट ने अनीता दुलात केस में कहा कि ऑफिसर्स को हम ओएसडी नहीं पोस्ट कर सकते जब तक कि उसका कोई कंपेलिंग रीजन ना हो। उसको भी आप राइटिंग में रिकॉर्ड करें और उसको हम जुडिशियल रिव्यू भी उसका कर सकते हैं। सो ग्रेट विंस, ओके। बट व्हाट वाज द रिजल्ट? सो अपॉइंटमेंट्स, टेन्योर्स, इलीगल ऑर्डर्स, ओएसडी, कीप दीज फोर थिंग्स इन माइंड एंड लेट्स लुक एट रीसेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। सो प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने कहा कि मैंने लगाना है चेयरमैन एफबीआर किसको? शब्बर जैदी साहब को। कोई उस पर एतराज़ की बात नहीं, शब्बर जैदी इज़ अ रिनाउंड नेम, रिप्यूटेबल नेम। लेकिन क्या कहा था नीता तो आपके इसमें कि डिस्क्रेशन जो है, उस डिस्क्रेशन को भी किसी रूल के अंडर फॉलो करना है। क्या आपने इस पोजीशन को एडवर्टाइज किया? क्या आपने किसी स्ट्रक्चर पर किया? और एक पुराने चेयरमैन एफबीआर जो प्राइवेट सेक्टर से आए थे, अली अरशद हकीम साहब, उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल की कोर्ट ने, नल एंड वॉइड की। तो फिर इन्होंने गवर्नमेंट ने तरीका सोचा कि बजाय हम ये करने के हम ये करते हैं कि हम इनको प्रो बोनो ले आते हैं कि तनख्वाह न लें, विच इज़ अ शॉर्ट कट बट नॉट अ गुड वे टू डू दैट, राइट। सो अनीता तुराब केस का फैसला अपनी जगह रह गया, और उन्होंने कहा कि हम तो जिसको दिल करेगा लगाएंगे, और ये सिर्फ पीटीआई का, हर गवर्नमेंट का ये है। सो दे फाइंड वेज नॉट टू रिस्पेक्ट दीज प्रिंसिपल्स, ओके। सो ये हो गई अपॉइंटमेंट की बात। दूसरी बात हो गई टेन्योर की, कि उन्होंने कहा कि क्या कहा था कोर्ट ने कि टेन्योर जो है उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, और अगर उस टेन्योर को आप लोग यू हैव टू प्री यू कैनॉट प्री मेच्योर ट्रांसफर एनीवन, एंड इफ यू हैव टू देन यू हैव टू रिकॉर्ड द रीजंस इन राइटिंग, ओके। सो कीप दैट इन माइंड। ये है स्लाइड आईजी पंजाब की, और ये मैंने उनकी वेबसाइट से लिया कि कितने आईजी आए, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये कब से है? 1 जनवरी 2018, ओके। 18, 19, 20, पूरे 3 साल हो गए। और कितने लोग हैं? 7। देयर वर 7 पीपल इन द लास्ट 3 years। अच्छा, अब ये नहीं है बात कि ये आपको पता नहीं है, लेकिन ये आप देखें, मैंने आपको एज एन एग्जांपल दिया, और ये कोई एक एग्जांपल नहीं है, इट्स नॉट एन एक्सेप्शन। यू नो कि उन्होंने आईजीज के साथ किया, चीफ सेक्रेटरीज के साथ किया, सो टेन्योर की भी कोई इज्जत नहीं। अच्छा, और फिर आ गई बात इलीगल ऑर्डर्स। कितना अच्छा फैसला कोर्ट ने किया कि इलीगल ऑर्डर्स जो हैं वो आपने नहीं माने और आप इनकार कर दें। तो ये किसकी तस्वीर है? ये तस्वीर है मुश्ताक महर साहब की, जो आईजी सिंध है। और आपने देखा कि जब वो रेंजर्स वाला वाकया हुआ तो कैसे आईजी साहब गए और कैसे वो ऑर्डर हुआ, यू नो द कंट्रोवर्सी, राइट। सो इस एनवायरनमेंट के अंदर अनीता तुराब केस साइड पे रह गया, और इन्होंने कहा कि चलें आप हमारे साथ। तो अब सिविल सर्वेंट कहते हैं कि हम ऐसे हाल में क्या करें। और चौथी बात अनीता तुराब केस में थी ओएसडी नहीं लगाना। तो ये कौन है? ये है बशीर मेमन, ये थे डीजीएफआईए, और इनको इनकी रिटायरमेंट से 15-20 रोज़ कबल ओएसडी लगाया, जिस पर उन्होंने प्रोटेस्ट में रिज़ाइन किया, फिर कोर्ट में गए। वो एक सारा किस्सा है। तो सिर्फ इसलिए कि उनकी उनकी बात नहीं, उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी, उनको ओएसडी लगा दिया। तो कहने का मकसद ये है कि जो अनीता तुराब केस है या कोर्ट का फैसला है, सिविल सर्वेंट ने कहा कि जब हमें घसीटने की बारी आई कोर्ट में तो आपने हमें घसीटा, आपने हमें नैब में बंद किया, आपने हमें तनख्वाह कम दी। लेकिन जब कोर्ट ने हमारे प्रिंसिपल्स अपहोल्ड किए तो फिर आपने हमारे साथ क्या किया? ये सारी एग्जांपल्स हैं। बात तो देखें, ठीक है ना उनकी।
ओके, और उन्होंने कमीशन आफ्टर कमीशन बनाए, ठीक है। मेरे पास इतनी जगह नहीं थी कि मैं स्लाइड पे डाल सकूं, लेकिन जी 1833 से 2021 आ गया, मैं सारे डाल भी नहीं सकता। जस्टिस मुनीर कमीशन, एडसन कमीशन, ये कमीशन, वो कमीशन, एक के बाद एक कमीशन आया और सिविल सर्वेंट्स के मसले हल ना हुए। ठीक है, ओके, एक सेकेंड। ओके, अब रिसेंटली क्या हुआ? सो दी रिसेंटली दो हमारे सिविल सर्विस रिफॉर्म के चैंपियन थे पिछली हुकूमत में, एहसन इकबाल साहब थे और अब थे डॉक्टर अशरफ हुसैन साहब। तो इन दोनों की जो डिस्कशन है इंसिडेंटली वो सेम है। ये दोनों लोग जो हैं, ऑल्दो गवर्नमेंट चेंज हो गई, ये डिफरेंट बात नहीं करते। अब इशरत साहब के अंडर दो टास्क फोर्सेस बनी हुई हैं और ये परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से साइन कराए हैं। ये फोर्स्ड रैंकिंग की बात, फोर्स्ड रैंकिंग ये होती है कि आप हर एक को अच्छा ग्रेड ना दे दें, अच्छी रैंकिंग ना दें, आप सब 5-10% को दें ऊपर। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की बात हुई है, जर्नलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की डिबेट हुई कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस चाहिए कि नहीं चाहिए, या टेक्निकल लोग चाहिए, प्राइवेट सेक्टर की हायरिंग होनी चाहिए कि नहीं। सो ये सारा एक रिसेंट स्पेल ऑफ सिविल सर्विस रिफॉर्म है, इसकी बात करते हैं अब आगे। सबसे पहले तो नेशनल एग्जीक्यूटिव सर्विस की बात की है। ओके, ये आइडिया जो है पिछले 12-13 साल से चला आ रहा है और डॉक्टर इशरत साहब ने शुरू किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि प्राइवेट सेक्टर से हायरिंग होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको किसमें कुछ बातें बताऊंगा और अपनी ओपिनियन बताऊंगा। यू डोंट हैव टू नेसेसरीली एग्री विद माय ओपिनियन, यू आर फ्री टू फॉर्म योर ओन ओपिनियन, आप उस पर बहस करें, क्वेश्चन पूछें। तो ये डॉक्टर साहब ने कहा कि एक नई सर्विस क्रिएट होगी और उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर से हम लोग लेके आएंगे, और इस दफ़ा उन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज किया। मेरा मेरा इस पर ज़ाती व्यू ये है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं एनईएस से। एनईएस से प्रॉब्लम आप ये सॉल्व करना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में एक लीड सर्विस है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या डीएमजी जो पहले कहते थे इसे, तो आप ये हेजमनाइज करती है हर डिस्कशन को, ठीक है। तो अगर आपने एक एलीट सर्विस को तोड़ना है या आपने उस एलीट सर्विस की हेजमनी ख़त्म करनी है, तो इज़ द सोल्यूशन to is it the right solution to replace one elite service by another? Then what are you doing, right? So what you are doing is कि आपने वो ताश के पत्तों का डेक लिया और आपने उसको एक दफ़ा शफल कर दिया। So my view is that absolutely you should get the best of the best talent, whether you can get it from the private sector, you can get it from the government. It should be on a competitive basis, but you should not. If the problem you are trying to solve is the hegemony of an elite service, then the solution cannot be another elite service with hegemony, right? So मेरा इस पे व्यू ये है, मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा और भी लिखा, लोगों के इस पे अपने व्यूज हैं, लेकिन इन जनरल आई एम इन बिग फेवर ऑफ दिस टैलेंट फ्लो। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने सिविल सर्विस में बाहर से लोग लेके आने हैं, तो आपने सिविल सर्विस की बाउंड्री पोरस कर दी। आपने कहा कि ये सॉलिड बाउंड्री नहीं है, इसमें से बाहर से लोग आ सकते हैं, तो फिर आपने लोगों को बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं है। वरना क्या होगा कि सिविल सर्वेंट जो है वो अपने ही कुएं का मेंढक बन जाएगा और वो बाहर की दुनिया से कम्पीट नहीं कर सकेगा। तो आप सिविल सर्वेंट को भी सबैटिकल दें, उसको कहें यार तुम जाओ वर्ल्ड बैंक में काम करो 2 साल के लिए, तुम काम करो नेस्ले के साथ, तुम काम करो विमेन औरत फाउंडेशन के साथ, यूएन विमेन के साथ 3 साल, 4 साल, 5 साल, और आप उन लोगों को भी कहें कि आप सिविल सर्विस में काम करें ताकि ये क्वालिटी बेहतर हो, दुनिया के साथ लिंक बेहतर हो। ये मेरा ज़ाती व्यू है। यू आर ऑफ कोर्स वेलकम टू हैव योर ओन व्यू। ओके, फिर परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है, इसके ऊपर मैं लिखूंगा भी एक पीस एक अगले 1-2 हफ्ते के अंदर। अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए हैं और उन्होंने कहा, ये न्यूजीलैंड से ये मॉडल लिया गया, ये एहसन इकबाल साहब ने इंट्रोड्यूस कराया था असल में गवर्नमेंट को, और वो ये है कि आप गवर्नमेंट से साइन करें कि क्या यानी प्राइम मिनिस्टर से साइन करें मिनिस्टर कि मैं क्या डिलीवर करूँगा। नवीद साहब भी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं, उन्होंने भी इस पर एक ज़माने में कुछ एडवाइस दी हुई है। तो ये अच्छी चीज़ है, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट मेरे ख्याल में दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। बट आई थिंक इट्स गुड टू काइंड ऑफ ले आउट योर एक्सपेक्टेशंस एंड राइटिंग कि दिस इज़ व्हाट शुड। तो एक ये आजकल थीम चल रही है परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट में। मेरा मैं इसलिए जल्दी गुजार रहा हूँ ताकि मैं आपको पूरा एक ऑल राउंड व्यू लूँ कि डिस्कशन किया, और फिर कोई टाइम हमारे पास डिस्कशन का बच भी जाए। अच्छा, फिर अभी डायरेक्टली रिटायरमेंट के रूल्स आए हैं सिविल सर्विस लॉ के अंदर कि आप जो लोग काम नहीं कर रहे या उनकी कोई कंडीशन है तो उनको आप जल्दी रिटायर कर सकते हैं। ये एक रिसेंट थीम चल रही है। ट्रेनिंग रिफॉर्म्स की बात हो रही है। अच्छा, ट्रेनिंग रिफॉर्म्स के अंदर जो डिस्कशन है वो ये है कि जी आप 4 महीने के कोर्स को 6 कर दें, 6 को 4 कर दें। अभी रिसेंटली एक अच्छी चीज़ की है इन्होंने मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स पे
कि उन्होंने कहा है कि तमाम सर्विसेज को हम इकट्ठा ट्रेनिंग पहले करेंगे और फिर अपनी अपनी स्पेशलाइज ट्रेनिंग भी देंगे। आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया। लेकिन इधर मैंने आपको ये दिखाया है, ये मैंने 2 स्क्रीनशॉट लिए सिविल सर्विस कॉलेज सिंगापुर से। तो उनका क्या तरीका है कि वो आपको ये कहते हैं कि आपने इतने क्रेडिट आवर अपनी ट्रेनिंग के पूरे करने, एंड जस्ट लाइक एनी यूनिवर्सिटी व्हेन यू गो यू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ कोर्सेज, बिकॉज आपने सिविल सर्विस को जैसे जैसे सीनियर होते जाएंगे, आपने कोई एक जैसे क्लोन तो नहीं करने रोबोट। किसी का इंटरेस्ट पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होगा, किसी का इंटरेस्ट रूल ऑफ लॉ के अंदर होगा, किसी का इंटरेस्ट पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्राइवेटाइजेशन में होगा। So you have to offer them a broad array of courses and skills so that they can kind of specialize and improve. But this is not how we do it, and I think this is a major flaw. और सिविल सर्वेंट्स ये कहते हैं, क्योंकि हम सिविल सर्वेंट्स के परस्पेक्टिव की बात कर रहे हैं कि जिन चीज़ों पे आप हमसे काम कराते हैं, हमें जिन चीज़ों पे आप हमें पकड़ते हैं, आप उसकी हमें ट्रेनिंग ही नहीं देते। आप हमें कहते हैं डैम बना दो, मेगा प्रोक्योरमेंट कर दो, पब्लिक प्रोक्योरमेंट हमें पढ़ाता ही नहीं है। आप कहते हैं पीपीपी ट्रांजैक्शन कर दो, ये प्राइवेट इन्वेस्टर आया है इसकी फैक्ट्री लगवा दो, हमें वी डोंट इवन नो अबाउट पीपीपीज। आपने एक सेशन किया नवीद साहब के साथ, लेकिन सिविल सर्वेंट्स जो हैं उनका एक्सपोजर कम है पीपीपीज का। ओके, और उसके अलावा बेशुमार आजकल चीज़ें चल रही हैं। पब्लिक सेक्टर कंपनीज की डिस्कशन है कि जी 56 कंपनीज हैं, कंपनी मोड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने सोशल मीडिया गाइडलाइंस दी हैं, क्या सिविल सर्वेंट्स को सोशल मीडिया यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दोनों तरह की एग्जाम्पल हैं। आपने हमजा के साथ एक सेशन किया, Hamza is one of the good examples. So in my view, he uses social media very effectively because he listens to people, he gives them feedback, he takes action. लेकिन आपको पता है एक दूसरी भी साइड है कि वो एक सिविल सर्वेंट के पीछे एक पुलिस वाला छतरी लेके खड़ा था, तो उन्होंने कहा कि आप क्या जो एलीट कल्चर और इम्पीरियल लेगेसी कैरी कर रहे हैं। फिर ये है कि जी क्या सिविल सर्वेंट्स कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अलाउंसेस कैसे होने चाहिए। So we can talk all night about it. Depending upon the questions, we'll discuss about these issues. But what is important is कि अब हम दुनिया की बात भी करें ना। सिविल सर्वेंट की हमने बात कर ली बहुत ज़्यादा, और हमने कहा कि ये बिल्कुल इनकी बात ठीक है। लेकिन अब दुनिया की बात करते हैं कि दुनिया सिविल सर्वेंट के बारे में क्या सोचती है। और दुनिया में पॉलिटिशियंस भी हैं, मेरे आप जैसे लोग भी हैं, सिटीजन्स भी हैं। ओके, वो ये कहते हैं कि आप एक्सेसिव पर्क्स सिविल सर्विस इंजॉय करती है। यानी कि मोटरकेड के मोटरकेड हैं, जो सीनियर अफसरान हैं वो टैक्स के पैसों से बड़े बड़े घर रखते हैं, वो गाड़ियाँ रखते हैं। तो एक तो ये इम्प्रेशन है जो कि काफ़ी केसेस में बिल्कुल सही इम्प्रेशन है कि ब्यूरोक्रेसी enjoys excessive perks and they need to be rationalized. So this is the first thing you hear when you talk about civil service or bureaucracy in a public gathering. So एक तो ये बात है। अच्छा, फिर इसके ऊपर ये एक स्टडी है, ये देखें, वो ये कहते हैं कि ठीक है सिविल सर्वेंट आपकी तनख्वाह कम है, लेकिन ये हमारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि जो 22 ग्रेड का या 21 ग्रेड का बंदा है, उसका एक्चुअली जो मंथली सैलरी जो वो एंजॉय कर रहा है वो तो 15 लाख रुपया है। तो आप क्या कहते हैं कि आपकी सैलरी कम है। और अब इसके अंदर कुछ बातें आपने क्योंकि ऑब्जेक्टिव बात सोचनी है। सो ये स्टडी भी ठीक है, सिविल सर्वेंट की बात भी ठीक है। असल बात यह है कि ये बिल्कुल ऐसे सिविल सर्वेंट हैं जो 15 लाख में शायद 25 लाख के पर्क्स में इंजॉय करते होंगे, लेकिन दिस इज़ नॉट अवेलेबल टू एवरीवन। दिस इज़ अ पोजीशन बेस्ड सिचुएशन। आप अगर लगे हुए हैं चीफ सेक्रेटरी 22 ग्रेड में तो आपकी और चीज़ है, और अगर आप 22वें ग्रेड में डॉक्टर हैं तो फिर आपके पास कुछ भी नहीं है। तो एक तो ये हर पोजीशन पे नहीं है, और दूसरा ये है कि दे आर नॉट अ परमानेंट फीचर एंड दे कैन नॉट बी एंजॉयड विद एनी सर्टेनिटी। ठीक है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो एज यू राइज देर आर पर्क्स अटैच टू योर सीनियरिटी, बट हेयर और योर ग्रेड हेयर दे आर अटैच टू अ पोजीशन। कि आप अगर फर्ज करें नेस्ले में आप डायरेक्टर सप्लाई चेन हो तो पर्क्स और होंगे, और डायरेक्टर फाइनेंस हो तो और होंगे। सो दिस मेक्स दिस डिस्कशन वेरी कॉन्वोल्यूटेड। लेकिन लोग ये कहते हैं कि ओके दिस इज योर इशू बट यू एंजॉय अ लॉट ऑफ पर्क्स एंड दे नीड टू बी रैशनलाइज्ड। सो अब हम वर्ल्ड व्यू की बात कर रहे हैं। दूसरी बात को ये कहते हैं कि जी आप करप्ट बहुत ज़्यादा है। सिविल सर्वेंट जो भी कहें वो कहते हैं ठीक है हम आपकी बात मान लेते हैं। दुनिया में 180 मुल्क है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स के ऊपर जो रैंक होते हैं, और 120 रैंक है, यानी यू आर इन द बॉटम 1/3। दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और जब लास्ट ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर रन किया उसके अंदर, तो 25% लोग, यानी हर 4 लोगों में से एक बंदा, हर 4 वो लोग जिन्होंने कोई पब्लिक सर्विस यूज़ की थी,
उनमें से एक ने कहा कि मैंने खुद ब्राइब दिया है। और 35% लोगों का ख्याल था कि पिछले 1 साल में करप्शन इंक्रीज हुई है। अच्छा, ये वो नंबर नहीं है जो कोई रिसर्च से हैं। मैं और आप भी इस शहर में, इस दुनिया में रहते हैं, इस मुल्क में रहते हैं, हमें भी पता है कि ये कोई एक्चुअली ये 25 से 30 ही हो सकता है, ये 25 से 15 नहीं होगा। हमारे मुल्क में जो पेटी स्ट्रीट करप्शन है ये काफ़ी प्रेवलेंट है। और लोग ये कहते हैं कि सिविल सर्विस इसकी रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज दे आर द वंस हु मैनेज द गवर्नमेंट, दे आर द कोर ऑफ द गवर्नमेंट। वेदर दे आर और नॉट, दैट्स फॉर यू टू फॉर्म एन ओपिनियन, बट as per public perception, bureaucracy is corrupt or is responsible for widespread corruption. So this is what they believe. अच्छा, फिर वो ये कहते हैं कि जी आपके अंदर एटीट्यूड बड़ा है, और आप ये देखें कि आपने कई टीवी शोज में देखा होगा कि कोई बंदा हेड पहन के बैठा है, कुछ सिगार पी रहा है, राइट? सो दीज आर सिंबलिज्म। लेकिन वो कहते हैं कि जी आप में एलिटिज्म और एरोगेंस है। इस बात के अंदर भी सदाकत है, ठीक है, क्योंकि जब आप जाते हैं सिविल सर्वेंट से, आप मिनिस्ट्रियों में जाते हैं, अभी भी बाहर लाल बत्ती जल रही है कि अंदर नहीं जा सकते, ग्रीन बत्ती जल रही है आप जा सकते हैं, आप पहले पीएस को कहें, आप फ़ोन करें, यू नो एंड आई नो, राइट? सेक्रेटरीट के अंदर आपने जाना है प्रोविंशियल, तो आप गाड़ी 1.5 किलोमीटर बाहर लगाएं अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है। सो ये भी लोगों की बहुत बचा और बड़ी शिकायत है ब्यूरोक्रेसी से। वो कहते हैं दे नीड्स टू बी अ कल्चरल चेंज इन सिविल सर्विस। ओके, लो रिस्पॉन्सिवनेस, इसमें मैंने अपनी मार्केटिंग भी इसमें की, अपना एक आर्टिकल का मैंने स्क्रीनशॉट लगाया, पर इसकी वजह है, ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है। लोग ये कहते हैं कि गवर्नमेंट सिटीजन्स को रिस्पॉन्ड नहीं करती, और ये बात सही है। और ये एक आर्टिकल मैंने लिखा 2017 में। मुझे याद है कि एक मीटिंग हो रही थी, मुझे अब याद कोई कहीं थी, तो यहाँ पे ना ये सारे प्रोविंशियल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के लोग आए हुए थे, और सारे अपने अपने ना वो अपनी आप तारीफ में, वो क्या उर्दू का वर्ड है, कुलाबे मिला रहे थे। उन्होंने कहा कि जी हमने ये कर दिया, वी हैव सेट अप एन इन्वेस्टर इंटरफेस, वी आर डूइंग दिस मीट एंड ग्रीट सेशंस, वी हैव मेड these brochures, Chinese are coming, Turkish are coming, वो उनसे हमने बात कर ली है वो। अच्छा, अब क्योंकि मेरे पास थोड़ा इनसाइड व्यू भी था, तो मैं उनकी बातें सुन रहा था, मैंने कहा मतलब मुझे भी पता है कि ये कितना काम करती है, ये क्या बातें कर रही है। सो देन आई डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट, एंड व्हाट आई डिड वाज कि मैंने 3 सूबों में, उस वक्त बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट थे, पंजाब, केपी, सिंध, और हर जगह डिफरेंट गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, पीटीआई और फेडरल बोर्ड, 4 ये, और 4 इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज। एज फार एज आई रिमेंबर दे वर मलेशिया, आयरलैंड, इंडिया, प्रॉब्ली सिंगापुर और सामने, वो आप आर्टिकल में पढ़ सकते हैं। और मैंने एक ईमेल डिज़ाइन की, और उस ईमेल में मैंने ये कहा कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, और मैं आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, या आपके सूबे में, जो भी है, और मेरे कुछ क्वेश्चन हैं। तो अगर आपका कोई फैसिलिटेटर, कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा मेरे से एक 10-15 मिनट की कॉल स्केड्यूल कर ले, तो आई बी ग्रेटफुल। एंड आई स्टार्टेड गेटिंग रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ऑल द इंटरनेशनल एजेंसीज। 3 हफ्ते मैंने वेट किया, या 2 हफ्ते, चारों की चारों जो पाकिस्तानी एजेंसीज थी, एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर मैंने उस पर आर्टिकल लिखा कि आप ईमेल का तो जवाब देते नहीं, तो आपने क्या इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट करनी है। और ये एक एक्सपेरिमेंट है, लेकिन ये आपको भी पता है, ये पता है कि मुझे भी पता है कि कुछ एरियाज के अलावा, एक्सेप्शन असाइड, generally there is apathy, there is low responsiveness in government, and this in my view is absolutely true and a valid concern. अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, मुझे कुछ रोज़ पहले कैबिनेट कमेटी और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म ने बुलाया, उस पर मैंने एक प्रेजेंटेशन दी, ये स्लाइड उसमें से ली, और कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। लोग ये कहते हैं हमने डिलीवर क्या किया, ठीक है। सो 10 साल, पिछले 8-10 साल देख लें, टेक्सटाइल्स में आपकी एक्सपोर्ट, अभी आप रिसेंट क्लेम्स छोड़ दें, इन जनरल डायरेक्शनल बात हो रही है, टेक्सटाइल्स के अंदर आपकी एक्सपोर्ट थी $11 बिलियन की। अब 10 साल के बाद आप आ गए $10 बिलियन पे। ई गवर्नेंस के अंदर आपकी रैंकिंग थी 146 दुनिया में, अब आप आ गए 153 पे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन पे आपकी रैंकिंग थी 46, आप आ गए 97 पे। एविएशन के अंदर एयर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपकी रैंकिंग 81 थी, अब 91 पे आ गए। मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड कम हो गया, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में भी आप नीचे चले गए। सो अगर ये 10 साल, इसमें आपके पास मिनिस्ट्रियाँ हैं, इसमें लोग बैठे आ जाएंगे, गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल चल रही है, फाइलें आ रही हैं, प्रेजेंटेशन हो रही हैं, डेवलपमेंट बजट बर्न कर रहे हैं, और लोग ये सवाल, उनका हक है, वो ये कहेंगे 10 साल हमने आप पे अरबों रुपया खर्च किया, इसलिए कि हम रिवर्स में जा रहे हैं। सो वी हैव एक्चुअली स्पेंट मनी टू गो बैक। सो आई थिंक if people complain that the civil service and the government doesn't deliver,
आई थिंक इट्स अ वैलिड कंसर्न। और ये सारी बातें आपकी इकोनॉमिक कंपेटिटिवनेस के अंदर 110वां रैंक है आपका, रूल ऑफ लॉ के अंदर आपका 120वां रैंक है। दुनिया में 128 मुल्क हैं, उसमें से आप सिर्फ 6-7 मुल्क हैं जो आपसे नीचे हैं, बाकी पूरी दुनिया में रूल ऑफ लॉ आपसे बेहतर है। तो ये बड़े वैलिड कंसर्न है। अच्छा, फिर गवर्नमेंट साइज के ऊपर आर्गूमेंट ये है कि हमारी गवर्नमेंट का साइज बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बहुत कम है कंपेयर टू, हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमने गवर्नमेंट का साइज साउथ एशिया के बराबर रखा हुआ है, बट हमारे पास पैसे नहीं है। ये एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी, आई जस्ट वांट टू स्विच टू इट कि कितने लोग हैं। और जनरली लोअर ग्रेड के अंदर, क्योंकि क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के थ्रू लोग वोट लेते हैं, तो अब आप ये देख लें कि हमारे जो पिछले 10 साल के अंदर 18वीं तरमीम के बाद कम होना चाहिए था ना लोगों को, सॉरी ये मैं वापस जाता हूँ, गवर्नमेंट का साइज कम होना चाहिए था। 35% फेडरल गवर्नमेंट का साइज बढ़ा। पेंशन के ऊपर एक अलग बात है, वो बढ़ रही है, आपका वेज बिल बढ़ रहा है। तो हम हुकूमत को यूज़ करते हैं टू oblige people, and I think people think this needs to change, and these are the issues that need to be resolved through civil service reforms. मल्टी टीयर स्ट्रक्चर, 5-6 टीयर्स हैं आपके, सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, सीनियर जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, स्पेशल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, कई मिनिस्ट्रियों में सारे लोग आएंगे। और यूके के भी इतने टीयर्स नहीं हैं, और बाकी जगह पे तो 2-2, 3-3 टीयर हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या आपने मल्टी टीयर रेड टेप का कल्चर बनाया हुआ है। अच्छा, 32 डिवीजन है, खैर इसको आप छोड़ दें, मैं आगे आता हूँ। लीन गवर्नमेंट, वो कहते हैं गवर्नमेंट लीन होनी चाहिए, आई डोंट वांट टू गो इनटू द डिस्कशन। ई गवर्नेंस नहीं है, इसको भी छोड़ दें। अच्छा, ये मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। सो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, ये उसकी वेबसाइट है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट्स दैट द गवर्नमेंट हैज बाय। It's functional, you can access budget documents, you can access regulations. I use that website very often. I really like this website, but there is something else that I want to show you. So आप ये वेबसाइट देखें, एक साइट पे लिखा हुआ है कि जी बजट का डॉक्यूमेंट है, इकोनॉमिक अपडेट है, सामने मिनिस्टर्स की, सेक्रेटरियों की तस्वीर है, ऊपर ये है, ठीक है, ओके। ये इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तस्वीर है, लगता है कि वही है, कलर स्कीम डिफरेंट है, वही मिनिस्टर्स, लोग, तस्वीरें। और ये बांग्लादेश है। तो तीनों के अंदर आपको कोई फर्क नहीं लगेगा। साउथ एशिया, ग्रेट ब्रिटेन से हमने सिस्टम हेरिट किया, हम वहीं खड़े हैं, राइट। लोगों की तस्वीरें ये वो। दुनिया में देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैसे होती है। ये है यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कोई शक्ल नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं। It's about you. Who are you? You are the citizen. Get your new generation e-Dharam card now. Electronic services, individuals, private sector, government sector, smart. This is about service delivery. Service delivery is a feeling, is a way of life that you have to follow. सारा दिन हम सर्विस डिलीवरी करते हैं, ये हमारी सर्विस डिलीवरी इज अबाउट दिस, the politician, the message, the regulation. So this is the cultural shift that civil service reform needs to bring. It is about the citizen. And when it will be about citizens, people will get to know, right? It's not about a statement or a performance contract. This is the difference. Qatar, e-services, service, it's all about service. और यूके जहाँ से हम सिस्टम लाए थे वो भी चेंज हो गए, वो कतर और वैसे तो नहीं बन सके, लेकिन हमसे आगे चले गए, इन्होंने भी कुछ सर्विस की बात की हुई है छोटी मोटी, ठीक है ना, प्लान फॉर जॉब्स, ये वो अप्लाई, लोगों के लिए गाइडेंस है। सो दिस इज द डिफरेंस that we need to bring. So I think before I take too much time, now if we want civil service reform to happen, we have to bring the two worlds together. There is no one single view. या आप ये नहीं कर सकते कि आप सिविल सर्वेंट्स की बात समझ के उसको ठीक करते रहें और दुनिया की ख्याल ना करें, और दुनिया के जो मसाइल जो वो देखते हैं सिविल सर्विस में, उसको ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि आप इंटरनल चीज़ें ठीक करें। सो हाउ टू लिंक रिफॉर्म विद रिजल्ट्स, मेरे ख्याल में ये 3 क्वेश्चंस हर रिफॉर्म पे मुझे, आपको, एकेडमिक्स को, मिनिस्टर्स को, सिविल सर्वेंट्स को, रिफॉर्मर्स को पूछने चाहिए। पहली बात कि क्या इस रिफॉर्म से गवर्नमेंट का साइज लीन होगा, और क्यों लीन होना इंपॉर्टेंट है? बिकॉज पाकिस्तान इज अ कंट्री विद लिमिटेड फिजिकल रिसोर्सेज। यू मेक द गवर्नमेंट लीन, you will free up the capital for public investments. So एक क्वेश्चन ये है।
ओके, आपने कहा नहीं गवर्नमेंट नहीं हम लीन करने लगे इससे, ओके फाइन, देन एज अ पॉलिटिशियन विल इट इम्प्रूव माई कैपेबिलिटी एंड माई डिसीजन टाइम? मैं आज एक नई पॉलिसी लाऊंगा तो कल इम्प्लीमेंट हो जाएगी, और अगर ये भी नहीं होगा तो क्या ये सिटीजन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कोई सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करेगा? सो आइडियली एनी रिफॉर्म दैट आई एम डूइंग और फोकसिंग ऑन शुड address or achieve all three or two or at least one of these challenges or answer these questions. And if not, in my view, it's a waste of time. It's an eyewash. हमने ऐसे कर दिया, 4 महीने की ट्रेनिंग को 6 कर दिया, ACR की फॉर्म में 3 कॉलम बढ़ा दिए, 4 कम कर दिए, साइन कर दिया। अगर तो ये इम्प्रूव होगा तो ठीक है, और अगर नहीं होगा then there is no point. So where to? So basically, I think is my last slide. Let me see first. Yes, sorry. I do need to show my last slide to you. So just give me a second. Yes. So number one, जो सिविल सर्विस है ना, देखिए वो रिफॉर्म हो या ना हो, अपने आप वो रिफॉर्म हो रही है। जब आप सिविल सर्वेंट से मिलते हैं, और मैं क्योंकि पिछले 20-25 साल से सिविल सर्विस को बहुत करीब से देख रहा हूँ, मेरे ख्याल में सिविल सर्विस में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, सम फॉर द बेटर एंड सम फॉर द वर्स। लोग बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं सिविल सर्विस के अंदर, और जो नहीं भी इतने वेल एजुकेटेड, देयर आर लॉट्स ऑफ स्कॉलरशिप्स, दे गो अब्रॉड, they study. So I do think that the quality of individuals in civil service is increasing, in my view. You may not agree. The quality of the institution is going down, but the quality of individual is going up, number one. नंबर टू, हम लाख बहस करते रहे स्पेशल वर्सेस स्पेशलिस्ट वर्सेस जर्नलिस्ट की, लेकिन अनसेट स्पेशलाइजेशन सिविल सर्विस में हो रही है। आज जब आप सेक्रेटरी फाइनेंस लगाने जाते हैं तो आप ये देखते हैं कि इसने कभी कोई काम किया फाइनेंस में कि नहीं किया। जब आप सेक्रेटरी इंटीरियर लगाने जाते हैं तो आप ये देखते हैं, तो कुछ ना कुछ अनसेट स्पेशलाइजेशन इज ऑलरेडी टेकिंग शेप। फिर ये है कि जो यूज़ ऑफ मीडिया और लोगों के दरमियान और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान जो एक वेज था, आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, नाउ एवरी ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट इज ऑन सोशल मीडिया, स्पेशली द न्यू जनरेशन, राइट? सो दे आर ऑल्सो बिकमिंग मोर अकाउंटेबल। वो आज गलत बात करते हैं, लोग उनको गालियाँ देते हैं, वो अच्छी बात करते हैं, लोग तारीफ करते हैं, इंस्टेंट अकाउंटेबिलिटी। और जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो भी इररिस्पेक्टिव ऑफ द PR फॉर्म्स, कमेटीज, एनीथिंग, सिविल सर्विस के अंदर इट्स अ स्मॉल स्ट्रक्चर, पीपल नो who परफॉर्म वेल एंड हु डजंट, इट्स अ वेरी स्मॉल क्लब। और जो कॉम्पनसेशन है वो भी इन बिट्स एंड पीसेस इंप्रूव कर गई है, एक अलाउंस, सेक्रेटरीट अलाउंस, ये अलाउंस, सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग। सो ऑल्दो no commission has been able to do that, there has been no structured effort so far which has been successful, yet things are taking their own course. So ये जो चेंज होता है ना पानी की तरह, इसलिए अपनी जगह तो बना लेनी है। अगर आप खुद जगह बना लेंगे तो ठीक है, वरना वो अपनी मर्जी से बनाएगा, जगह अच्छी बन गई तो अच्छी बन गई, नहीं तो नहीं बनी। जो इशू है, जो बढ़ रहा है, वो ये है कि ये जो गैप है दोनों साइडों का, कि सिविल सर्विस कैसे व्यू करती है परफॉर्मेंस को और वर्ल्ड, ये इंक्रीज कर रहा है। एंड आई थिंक बोथ साइड्स नीड टू कम ऑन सम टर्म्स। सोशल मीडिया की वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशन यह है कि गवर्नमेंट आपकी ओवरनाइट चेंज हो जाएगी। गवर्नमेंट का ये ख्याल है, वो भी कनेक्टेड है कि दुनिया में ये हो रहा है, लेकिन ये जो गैप है ना दोनों साइडों पे, कि वो अपनी अपनी साइड आप पुश करते हैं, वो बिल्कुल दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में। एंड आई थिंक दैट नीड्स टू यूनिफाई, दे नीड टू कम ऑन द सेम पेज इफ द सिविल सर्विस हैज़ टू रिफॉर्म थ्रू अ स्ट्रक्चर्ड एफर्ट। जब तक नहीं होगा, तो अगर आप ये दुनिया की साइड से, एकेडमिक की साइड से एजेंडा आएगा तो सिविल सर्वेंट्स उसको डिसरप्ट कर देंगे, और सिविल सर्विस की साइड से आएगा तो पॉलिटिशियन कहेगा इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो ये डिस्कशन ऐसे ही चलती रहेगी। तो इसके बाद में मेरा ख्याल है लेट्स ओपन अप फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, सो दैट आई डोंट बोर यू एनी मोर। थैंक यू। Irtuza, go ahead. Assalamu alaikum, Sir Hassan. Thank you so much for such a wonderful and informative session. I have questions related to two particular departments. One is relevant to the media, the role of media, and the second is the IT department. So let's say if we introduce the app system and jahan aapki jo responsiveness hai wo behtar ho jayegi. But do you think that the Pakistani nation population is well equipped with the necessary and basic requirements? Jaise a lot of people still do not have access to smartphones. So even if you make an attempt,
to improve the efficiency of the working of the civil servants, we do find this counterfactual, just jahan the majority of the population is now deprived of smartphones. And a short example I would like to give you here is of this Pakistan Citizen Portal app. So this app was entirely made to improve the efficiency and have a check and accountability of the civil servants, but at the same time काफी लोगों का response इसमें इसी तरह इसलिए नहीं इतना अच्छा आ सका क्योंकि a lot of people did not know how to even write or type what particular part do we have to mention in that complaint, right? तो एक तो ये चीज होगी. दूसरी चीज is relevant to the electronic media mainly and the print media कि it's mainly controlled by the government. And मीडिया पे हमें ये नहीं पता चलेगा कि कौन कौन सी छोटी छोटी मसले सिविल सर्वेंट्स को फेस हो रहे हैं या सिविल सर्वेंट्स क्यों इतना रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है. एक पुश होती है जो आपका जो मीडिया होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पुश दे. लेकिन फॉर आई एम सॉरी फॉर बीइंग सरकास्टिक बट पीटीवी को तो यही लगता है कि सबसे बड़ा मसला खेतों में अमेरिकी सुंडी है क्योंकि हमारे पास और कोई इस तरह की इंफॉर्मेटिव न्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आती है शो होती. So, and it is for this reason that the people are not aware. So how do you think that these two particular factors can collectively work, keeping in mind that the Pakistani population is a little lagging behind in this hyper complex world to in the civil service reforms? थैंक यू. सो एक तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि मेरा नाम हसन है और हसन नहीं. तो ये तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक है, बट आई थिंक नो प्रॉब्लम. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. नो प्रॉब्लम. जो पहला क्वेश्चन है उसका मैं आंसर देता हूँ, और जो आपका हाइपर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ना, मुझे भी थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, लेकिन मैं दोबारा आपसे कहूँगा आप रिपीट करें जो क्वेश्चन है. बट लेट मी फर्स्ट अटेंड टू योर फर्स्ट. जो आपने पहले बात की ना, आप असेंशियली ये कह रहे हैं कि डिजिटल डिवाइडर्स मुल्क में, लोगों को स्मार्टफोन की एक्सेस नहीं है, डेटा की एक्सेस नहीं है. तो अगर आप डिजिटाइज कर देंगे और बहुत ज़्यादा अनड्यू फोकस ऑटोमेशन पे रखेंगे तो क्या वो सर्विस डिलीवरी के लिए अच्छा है या बुरा है, जो मैं आपकी बात समझाऊँ. देखिए, बात यह है कि डिजिटाइजेशन तो एक दिन में नहीं हो जाएगी और उसमें भी टाइम लगेगा. तो बेसिकली जहाँ भी ऑटोमेशन होगी वहाँ पे यू हैव टू डू इट एज अ पैरेलल थिंग, राइट. सो इंटरनली आप टोटली ऑटोमेट कर सकते हैं. जब आपने सिटीजन इंटरफेस देना है पाकिस्तान जैसे मुल्क में, यू हैव टू make a physical interface as well for most services, right? You cannot expect लोगों से कि जी आप you'll only do it online. So I think that's one. जो मसला हम लोग फेस करते हैं ना जनरली, वो ये होता है कि हम लोग आसान काम करना चाहते हैं. पॉलिटिशियन की पेशेंस भी कम होती है, सिविल सर्वेंट को भी ब्राउनी पॉइंट चाहिए होते हैं. तो हम जो फ्रंट एंड है ना वो उसको ऑटोमेट कर देते हैं और पीछे जो है ना वो चीज़ें वैसी रहती हैं. जी मैं थोड़ा सा डाइवर्ट कर रहा हूँ आपके क्वेश्चन से. जिस तरह ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर वन विंडो या आईपीएस के अंदर वन विंडो का कॉन्सेप्ट है, तो वन विंडो पे होता क्या है कि तमाम लोगों से आपने कागजात इकट्ठे किए, उनको टिकट नंबर इशू किया और आपने वो पीछे 13 डिपार्टमेंट में भिजवा दिया. अब वो बंदा पीछे भागा भागा जा रहा है, कभी एक मिनिस्ट्री के पास, कभी दूसरी मिनिस्ट्री के पास. तो वी इन मोस्ट केसेस डू नॉट री इंजीनियर और ऑटोमेट द प्रोसेस, वी ऑटोमेट द फ्रंट एंड. That's why it doesn't work that effectively. लेकिन मेरे ख्याल में जो आपने पहली बात की, मेरे ख्याल में यू हैव टू डू इट इन पैरेलल. And number two, if you offer more and more services digitally, I think it will also reduce the digital divide because people will be incentivized to use these services because it will cut costs, it will cut bribes, it will cut rent seeking. So it will kind of encourage that. जो दूसरी बात आपने की मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि उसमें आपका क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली, कि मीडिया में आप क्या कह रहे थे, ज़रा समझाएं मुझे. So basically, to cut it short, आपको मीडिया में ये नहीं पता चलेगा how many tiers are there in the administration. आपको पता चलेगा कि there is a lot of political interference and intervention in administrative matters, but you do not know what itself is inside the administration, right? So what role can media potentially play in, making everyone aware कि देखें इस process के through आपको administratively गुजरना पड़ेगा if you want to avail any services, and what else can media do to upright this issue? सो देखिए, दो इसके पहलू हैं. एक तो ये है कि जो गवर्नमेंट है ना, उसमें जब जहाँ जहाँ भी सिटीजन के साथ उनका इंटरफेस है, दे नीड टू, इट्स नॉट द रोल ऑफ द मीडिया. आई थिंक इट्स द रोल ऑफ द गवर्नमेंट एजेंसी टू मेक द देयर प्रोसेसेस पब्लिक, इन टू सेट द सिटीजन एक्सपेक्टेशन and also set the service delivery expectation.
आप अब जब आपको पता है कि अमेरिकन ने बड़ी सख्ती कर दी अपने मुल्क में आने में, बीच में कई प्रोसेस थे, अब काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो चुके हैं। आप जब JFK पे रुकते हैं ना और या उतरते हैं, तो जब आप वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो जो लेन्स बनी है ना, उसके अंदर ऊपर लिखा आ रहा होता है कि करंट वेटिंग टाइम कितना है। And I think that's a great example. And I've also seen that at some other places. So I think it is amazing to kind of set a citizen expectation. Citizen ये नहीं कहता कि भाई आपने मेरा काम अभी नहीं किया, लेकिन आप मेरी expectation set कर दें कि क्या process है, कितनी चीज़ से निकलना है. So I think what you are implying is very important. But I think it is the role of bureaucracy, it is the role of government agencies to make that public. इसमें मीडिया नहीं है. मीडिया का रोल ये है कि देखिए, मीडिया ने भी अपने आप को, उनको चाहिए कि ट्रेन करें. मीडिया ओनली हाप्स ऑन द स्कैंडलस सेंसेशनल न्यूज़ के लिए, ये करप्शन हो गई, ये फलाना हो गया, ये ऐसे है. हमारे पास बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिविल सर्विस के इशू के ऊपर स्पेशलाइज किया. हमारी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर बड़ी बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग है, जर्नलिस्ट हैं, लेकिन सिविल सर्विस साइड के ऊपर सिर्फ ये है कि ट्रांसफ़र, ये फेवरेट है, ये पॉलिटिकल कैंप है. देर आर वेरी फ्यू पीपल who write that, and media does form and shape public opinion, and I do think there is a role that media can play. How to kind of bridge that catalyst, because there is a failure, I don't know, but I do see the gap there that you are hinting at. Thank you, Hassan. Would you like to take the questions yourself, or would you want us to moderate it for you? I think we can Uh, moderate. Okay, Yeah. Manahil, and then Zaki or Phir Zainab. Manahil, go ahead. Okay, thank you, Sir Hassan, for a very enlightening presentation. So you mentioned how currently civil servants are not trained in diverse fields and are provided with the same sorts of training all over. But we also see that we have a lot of people from LUMS and other good universities, and some of them are highly qualified from international universities, as you mentioned in your last slide as well. The quality improve of individuals. So do you think we should improve the criteria of CSS, which at present is a मतलब मेरे लिए थोड़ा सा vague है, which is 21 years of age or a simple bachelor's degree. So does having more masters and PhDs and people with prior work experience, just as we have in most MNCs, so do you think such an approach can fill the gap of substandard training in civil service? गुड क्वेश्चन मनाहिल. आई थिंक देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप अगर तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिविल सर्विस के अंदर रिक्रूटमेंट जो है वो एरिया है जो सबसे ज़्यादा क्रेडिबल है. सो अगर आप कंपेयर करें सिविल सर्विस, जो मैंने आपको पहली स्लाइड दिखाई, उसमें रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, कॉम्पनसेशन है. इफ़ देर इज़ वन थिंग दैट इज़ डिसेंटली वर्किंग इन सिविल सर्विस, आई वुड थिंक इट्स रिक्रूटमेंट. ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग द रीसेंट क्राइसिस जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में हुआ. जनरली you know that CSS is a sought after exam, and still they have been able to maintain their integrity to some extent over the years. So I think that's a great institution in my view, given our circumstances. जो आपने बात की ना एक्सपीरियंस की, मेरे ख्याल में ये क्राइटेरिया जितना आप सिंपल रखेंगे और कम रखेंगे, उतना आप कंपटीशन अच्छा लेके आ रहे हैं, उतना आप लोगों को अपना वाइडन कर रहे हैं. वो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज आप इसी जर्नलिस्ट मॉडल पे चलते रहें. तो अगर तो आपने जर्नलिस्ट मॉडल पे चलना है, वे यू विल हायर पीपल इनटू डिफरेंट सर्विसेज, आई वुड थिंक कि आप इसको वाइडन करें, बैचलर्स लें और फिर उनको आप ट्रेन करें, ताकि you can provide them training. For some services you can add criteria. For example, if you want someone in audit and accounts, then either you will ask the person to be pre-qualified or you will have to invest in training. If, in my opinion, it's better to invest in training. क्योंकि होगा क्या, let's say कि अगर मैंने ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के लिए बंदा रखना है, तो अगर तो मैं ये कहूँगा कि आप मास्टर्स इन अकाउंटिंग कर लें, तो आपको भी पता है कि पाकिस्तान में देयर इज़ अ रेंज ऑफ इंस्टीट्यूशन, और जो बॉटम एंड के इंस्टीट्यूशन है वो टॉप एंड से कोई कंपैरिजन ही नहीं है, राइट. सो यू विल ओपन दैट अप एंड यू विल नॉट गेट द रिक्वायर्ड टैलेंट इन सम केसेस. अगर आप ये कहते हैं कि नहीं हम सिर्फ फलाने इंस्टीट्यूशन से लेंगे, तो वो डिस्क्रिमिनेशन है. तो बेहतर ये है कि आपने बैचलर्स लिया और आपने अपनी प्री सर्विस ट्रेनिंग के अंदर इन्वेस्ट किया, सो दैट एवरीवन कम्स टू द सेम लेवल. सो आई थिंक इन कॉन्सेप्ट देयर इज नो प्रॉब्लम इन प्री सर्विस ट्रेनिंग. जो लोग हैं वो भी अच्छे, आपने कहा वेल क्वालिफाइड है, मैं भी एग्री करता हूँ. लेकिन होता ये है कि जो
जब प्री सर्विस ट्रेनिंग होती है तो इस वक्त एक कॉमन ट्रेनिंग है जिसमें सारी सर्विस की इकट्ठी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद सब अपनी अपनी स्पेशलाइज ट्रेनिंग करते हैं. Until recently, throughout their careers, then civil servants do not undertake any specialized training. अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि मिड करियर के बाद आप 4 हफ्ते की स्पेशलाइज ट्रेनिंग करें. यानी पुलिस वाले ने जो चीज़ें पढ़नी वो पढ़नी, उसके बाद कोई यूएन वालों ने आके या यूएन ओडीसी ने कोई ट्रेनिंग कराई तो कराई, पुलिस वालों ने ट्रेनिंग ना कराई. And I think that needs to change. And then all services need to offer some kind of specialization, right? So if it is about administrative service, people should be able to kind of build their careers, not very straight jacketed, but अगर मैं रूल ऑफ लॉ में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं वही वाले कोर्सेज लूँ. I should have some flexibility when I go to National School of Public Policy. Then I need to get similar postings. So I think there is a merit in doing that. Hassan, since we're talking about recruitment, I'm going to take the liberty to talk over everyone else right now. जो अभी हमारा स्ट्रक्चर है एग्जामिनेशंस का और सीएसएस के करिकुलम का, do you think it promotes critical thinking in the recruits that they get, या फिर it's the age old रट्टा सिस्टम जो सीएसएस भी फॉलो कर रहा है? देखिए दोनों हैं. मेरे ख्याल में सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश उसके अंदर काफ़ी है. Although I do think that it is very competitive, it's a decent exam, I would think, but I don't think it's a perfect exam. In my view, there are opportunities to improve, to improve the opportunity to test critical thinking, as you said. लेकिन अभी जो प्रोसेस है ना उसके अंदर एग्ज़ाम है, आपके सब्जेक्ट अपना आपकी डेप्थ भी देखते हैं सब्जेक्ट के अंदर, जनरल सब्जेक्ट से आपका थोड़ा सा पता भी चल जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं, फिर इंटरव्यूज भी हैं. सो दे डू टेस्ट योर क्रिटिकल थिंकिंग, बट आई थिंक देर आर अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूवमेंट बिकॉज आई हैव सीन पीपल हु हैव क्रैक्ड द कोड, राइट? सो ऐसे भी लोग हैं जिनको इंग्लिश लिखनी नहीं आती, बट दे हैव स्कोर्ड वेरी वेल इन इंग्लिश एसेज एग्जाम because essentially it is about like 15-20 topics, right? So people have cracked the code in some ways. So I think there is opportunity to improve that in some ways. Thank you. Zaki? Sir, thank you so much for the amazing talk. I just had one question. I will try to keep it brief. So हम देखते हैं कि as far as I know कि in the civil service जो mid-level mid-career जो trainings होती हैं, that doesn't determine the career trajectory of a civil servant. कि how well you do normally from what I have seen कि वो training करते हैं और normally they want to get back to their postings. So they're basically how well they do in training doesn't determine their posts or their rankings. So but apparently in army वहाँ पर ये होता है कि your initial how well you do in initial training at a PMA, and then you have to pass a certain number of courses, and your further promotions depend upon how well have you done in training and the courses. So would you suggest, or I might not have an idea, is there something in the works in the current civil service reforms by Dr. Irshad Hussain that would link the performance in these trainings to the career progression of the civil servants? तो आई थिंक ग्रेट क्वेश्चन. देखिए जो मिलिट्री का सिस्टम है ना, मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ एंड आई थिंक द सिविल सर्विस कैन लर्न अ लॉट इन टर्म्स ऑफ हाउ मिलिट्री हैज स्ट्रक्चर्ड इन इंस्टीट्यूशन. जो सबसे बड़ा फ़र्क है ना उनके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, जब आप उनके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के इंस्ट्रक्टर से मिलेंगे, सो यू वुड नो कि दैट्स अ कैरियर ऑफिसर. इन सिविल सर्विस it could be anyone. Sometimes as people come there for different motivations, sometimes they are looking for a particular posting in a particular city, sometimes no one wants to go, sometimes it's for an allowance. So generally civil services fail to create that premium brand or premiumness for that. और उसकी वजह ये है कि आप जितना रिवॉर्ड करेंगे ट्रेनिंग को उतने अच्छे लोग आएंगे. लेटली कुछ सालों से ये हुआ है कि प्रमोशन पॉलिसी के अंदर ट्रेनिंग के काफ़ी नंबर आ गए, तो एटलीस्ट आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है और ट्रेनिंग का स्कोर इम्पॉर्टेंट होता है. लेकिन अगर आप वो ट्रेनिंग का स्कोर देखें तो वो एक बड़ा नैरो बैंड के लिए ऑपरेट करता है. इट डज नॉट रियली मेक और ब्रेक प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स, बट आई थिंक दैट हैज़ स्टार्टेड. जो जहाँ तक बात है पोस्टिंग की, मैंने आपसे कहा ना कि सिविल सर्वेंट के लिए तो पोस्टिंग प्रमोशन तो होती है, जनरली पोस्टिंग मैटर करती है, एंड जनरली ट्रेनिंग का कोई ताल्लुक नहीं होता पोस्टिंग से. सो आई हैव सीन पीपल लर्निंग और डूइंग अ डिग्री इन अर्बन पॉलिसी एंड डूइंग
serving in finance or doing a master in finance and serving in urban unit or something, right? So there is absolutely no connection, and I think that needs to change. लेकिन postings और जो आपकी पिछला posting profile है उसका कुछ ना कुछ unsaid there is a link. So if, for example, you are looking for a provincial secretary of finance, generally governments do want to hire people or post people who have some track record of working with finance department. If you want to put someone as interior secretary or home secretary, then ideally the person needs to have some background or track record of working in similar environments. So I think there is an unsaid rule where there is some sort of specialization preferred around few postings, but it's not structured, it's not essential, and I think it needs to improve. That is one of the major reasons. But I think if you really ask me, what is the first thing that anyone needs to improve, I would say it's tenure. And I'm not using the word tenure security because tenure security, mere ख्याल में, the way we understand it is not going to work. But you need to let people work on particular position for longer periods of time. आप 6-6 महीने बाद पोस्ट करते हैं तो इंसेंटिव पर्वर्स बिल्ड होते हैं कि जल्दी से टाइम गुजारो, 4-5 presentations करो, get notice and hop on to the next posting. I do think that tenures should play an important part in someone's profile, someone's trajectory of promotions and everything. So that, in my view, is very, very important. Thank you, Zainab. Thank you, Fatma. So a very wonderful presentation by you, Hassan. I have two basic questions. Number one is that you mentioned the appointments issue at the very start of your presentation. So usually in our context, Pakistan में usually ऐसी appointments को justify किया जाता है under the famous narrative of the doctrine of necessity. So I would like to ask about your opinion that how do you see this issue? And second one is that the main aim of civil services reform is to improve the overall service and the whole process. But usually civil servants ये कहते हैं कि we have to basically implement the policies along with the local governments. लेकिन जो policy making process है हमारा, it's not very robust. So how do you think we need to equally prioritize both the issues, that is improvement of the policy making process in Pakistan along these particular reforms? देखिए, जो तो आपकी क्वेश्चन है ना पॉलिसी मेकिंग का, मेरे ख्याल में पॉलिसी मेकिंग का काम सिविल सर्विस का नहीं होना चाहिए. पॉलिसी मेकिंग का काम पॉलिसी मेकर का होना चाहिए. ये पॉलिटिशियन का काम है कि वो पॉलिसी बनाए और सिविल सर्विस का काम है कि वो उसको इम्प्लीमेंट करे. यस, दे कैन फैसिलिटेट by providing the data, by providing the context, by shaping their thinking. But I think policy making process क्या होना चाहिए ये एक अलग डिबेट है. लेकिन मेरे ख्याल में it should not be the civil servant's role to participate or to dictate policy. ये civil servants का ख्याल है बाज़ दफ़ा कि वो कहते हैं कि जी हमने पॉलिसी बनानी है, लेकिन मेरे ख्याल में they are the interface, they are the executors of the policy. आपका पहला क्वेश्चन, सॉरी मैं भूल गया, आपने क्या बात की थी, थोड़ा सा अगर याद करें. It was regarding the appointments कि usually जो unconstitutional appointments की जाती हैं, yeah, it's justified using the famous narrative of the doctrine of necessity. So how do you see this issue? वो देखिए, वो मैं नहीं कि डॉक्टर नेसेसिटी से आप कैसे, लेकिन आपको जवाब देने की कोशिश करता हूँ. दो तरह की है. एक तो ये है कि आपने एक सिविल सर्वेंट को लगाना है किसी जगह पे. Then let's say you are saying posting, right? So दुनिया में जो functioning civil services हैं, वहाँ पे जो होता है कि जब आप कोई पोजीशन आती है, because it's a very large group, then there is an internal placement mechanism जहाँ पे कोई बुलेटिन बोर्ड होगा, कोई जॉब बोर्ड होगा, आप वहाँ पे उसकी पोस्ट लगाएंगे और आप उसका क्राइटेरिया सेट करेंगे कि जी हमें एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस चाहिए and we are looking at a grade 21 officer within the government. Ideally someone who has a higher education degree in finance or something, who has served in a provincial finance department or something, and then people should apply and then you should open up. I think that should be the way. जो appointments है, यानी कि getting people from the private sector, उसमें दो तरीके होने चाहिए. या तो आप एक रेगुलर इनटेक ले लें मिड कैरियर के, जी हम ग्रेड 19 में लोग लिया करेंगे हर साल, 20 में लिया करेंगे, जो NES का मॉडल डॉक्टर साहब प्रपोज कर रहे हैं. या दूसरा मॉडल ये है कि आप किसी एक पोजीशन के ऊपर प्राइवेट सेक्टर से बंदे लें. वो भी मेरे ख्याल में गवर्नमेंट शुड हैव फुल लिबर्टी टू डू दैट. बट देखें, डिपेंड करता है कि पॉलिटिशियन क्या चाहता है. सो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने लेट्स से यू वांट टू पुट शब्बर ज़ैदी और एनीवन
as chairman FPR, right? There could be two possibilities. One, you want to do it as a political favor, right? कि आप कहते हैं कि जी मैंने इस बंदे को फेवर करनी, which is wrong, right? So उसको तो साइड पे कर दें. Let's assume that you have good intent and you really think that Shabbir Zaidi is the best person to lead FPR. Then I think you need to open the recruitment process up, because if he is the best person, then he will rise through the ranks and rise through the process. And if not, then there are two possibilities. Either he is not the best person or your recruitment process is flawed. And then it will be a lesson for you to improve your recruitment process. Because अगर आपके ख्याल में ये दुनिया का बेहतरीन आदमी है तो उसको सामने आना चाहिए ना उस process से निकल के. तो अगर नहीं आ रहा, तो then you have to improve that. But competition in the long run will always be better than not competing. So I don't agree with any doctrine of necessity in this regard. I think in general it should be open. Prime Minister should have full power, full autonomy to appoint people in his cabinet, to appoint people as SAPMs. I think it should be discretionary. He is responsible, he is accountable to the people, and he should have full autonomy. But under them, where you have civil service positions, I think anyone that you are going to put on such a position, it has to be a comparative process. Thank you, Hassan. So Dori, go ahead. My question was about, can you hear me okay? Yes. Now, Okay, yeah. Gigi, go ahead. I think we'll take her afterwards. Shahzeb, why don't you go ahead? जी सर, मेरे दो क्वेश्चन है छोटे छोटे. सर, आपको ये लगता है कि हमारा जो रिफॉर्म प्रोसेस है उसको ही रिफॉर्म करने की जरूरत है, जो प्रोसेस है रिफॉर्म का? क्योंकि हम देखते हैं कि 2002 और 2006 के अंदर जो लोग थे रिफॉर्म लेके आने के लिए, वो 2008 के अंदर आ गए, 18 के अंदर आ गए. हम उन्हीं से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो हमारे रिफॉर्म्स लेकर आए, उन्हीं से हम चाह रहे हैं डिफरेंट रिजल्ट्स आए इसके अंदर. क्योंकि वो लोग सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म्स जब देखते हैं तो बहुत एक इंडिविजुअली पैरोकियल व्यू से देखते हैं. वो नहीं देखते कि सिविल सर्विसेज का relation with the judiciary and civil service relation with the state, that is politicians. पहला सवाल ये. और दूसरा सवाल सर ये कि जो नदीमुल हक साहब का मॉडल है, एक हक थीसिस जिसपे उन्होंने लिखा है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? नदीमुल हक साहब के तो कई थीसिस हैं, आप पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सर वो आप मुझे स्पेसिफिक, यूनिवर्सल मैं आपको यूनिवर्सल स्केल का जो उन्होंने बनाया. मुझे अब असल में मुझे नहीं पता आप किस पेपर को रेफर करें, लेकिन मैं पहले आपको पहला जवाब देता हूँ, फिर अगर इफ यू कैन एक्सप्लेन आई कैन गिव यू माय कमेंट. देखिए, जो आपका ये क्वेश्चन है ना कि जो लोग हैं, सो आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इंडिविजुअल्स, बट आई थिंक इट्स एनी गवर्नमेंट्स मैंडेट टू हैव एनीवन इन प्लेस टू ड्राइव द एफर्ट, राइट? लेकिन सिविल सर्विस रिफॉर्म और फॉर दैट मैटर एनी रिफॉर्म कैनॉट बी आउटसोर्स्ड, राइट? सो आई एज अ प्राइम मिनिस्टर कैनॉट से ओके, I have a reformer, he'll do the reform, I'll run the government. No, I'll have to internalize reform. So anything or everything will come back to the cabinet. As a prime minister, as cabinet, they have to take ownership. Then whether they have Mr. A, B or C doesn't matter, as long as cabinet is asking the right questions. I do think that people who are making the decisions should have the right lens and right filter to look at any reform effort. And that is what I discussed in my second last slide, right? कि government size है, service delivery है, decision times है. अगर वो filter apply politician करेगा, I think they'll be able to see through the difference between meaningful reform and not so meaningful reform. If a person has not been able to put together meaningful reforms, then उसको आप change कर दें. और अगर अच्छा है तो उससे काम करते रहें. But I think it's a prerogative of the prime minister. But the problem that I see is our politicians, our decision makers do not have or use the right filter. वो होगा ये कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, जो मेरे पास जो बंदा आएगा ना, हर बंदा डिफरेंट चीज़ उठा के लाएगा और उस पर एक डिफरेंट व्यू लेगा. जैसे वो आपने एनालॉजी सुनी ना कि 4 लोग थे, नज़र नहीं आता था उनको, ब्लाइंड थे, उन्होंने हाथी को कहा, किसी ने इट्स लाइक अ ट्रंक, किसी ने इट्स लाइक अ पाइप, किसी ने इट्स लाइक वेरी सॉफ्ट एंड बिग और समथिंग. सो इट डिपेंड्स. अब प्राइम मिनिस्टर के पास अगर एक बंदा आके ये कहेगा कि जी बेसिकली इशू ट्रेनिंग का है और आप ये जो ट्रेनिंग है ना, ये 3 की जगह एमसी को ख़त्म करके आप
बस NMC और SMC करा दें। फिर आप आएंगे, आप कहेंगे जी असल मसला ये नहीं, असल मसला तो PR फॉर्म का, इस फॉर्म के अंदर 4 नए खाने बना दें। फिर एक तीसरा बंदा आएगा, वो कहेगा नहीं मसला रिक्रूटमेंट का, प्राइवेट सेक्टर से बंदे 18 ग्रेड 18 में लेके आए। दूसरा कहेगा नहीं ना, ग्रेड 20 में बंदे निकालें, डायरेक्टली रिटायरमेंट है। चौथा कहेगा पेंशन का इशू है। So really, as if you do not have a compass, so to speak, you do not know what these people are talking about. You are not equipped to respond. No one can respond to these arbitrary reform proposals addressing one way or the other unless you are absolutely clear that I want to go there, right? So, and I think that's the confusion that people face. उनको समझ नहीं आती कि इस पे अब क्या जवाब दें। क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर आप मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं कि जी बात ये है कि सिविल सर्विस की कैपेबिलिटी नहीं है आजकल, इसीलिए ये काम नहीं करते, मेरे ख्याल में ये ट्रेनिंग बड़ी कम है, इनको तो आप हार्वर्ड से ट्रेनिंग कराएं और इनको ये ट्रेनिंग कराएं और फिर ये बड़ी हाईली कैपेबल सिविल सर्विस बन जाएगी, तो मुझे आपकी बात भी समझ आएगी। फिर दूसरा बंदा आएगा, वो कहेगा जी बात ये है कि सिविल सर्विस तो सारा दिन ट्रेनिंग करती रहती है, दुनिया में तो ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है, ये तो होती नहीं, इसको आप छोटा कर दें और जनरली इनको ऑन जॉब सिखाएं, तो ये भी बात समझ आती है। सो the problem is the piecemeal approach. We look at everything in isolation, and that leads to suboptimal decisions. And I think that needs to change. अगर आप थोड़ा सा वो डॉक्टर नदीम वाला जो यूनिवर्सल आप बात कर रहे हैं, मैं समझा नहीं, अगर बताएं तो मैं उस पर। सर उन्होंने बात की थी यूनिवर्सल पे स्केल की, और दूसरी ने बात की थी प्रोडक्शन। नहीं वो देखें, दोनों बातें डॉक्टर साहब की 100% सही। बेसिकली ये जो यूनिफाइड ग्रेड सिस्टम है ना, इसमें बड़ा इशू है। दुनिया भर में कहीं यूनिफाइड ग्रेड सिस्टम नहीं होता। ग्रेड सिस्टम होना चाहिए सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से। इट्स अ लेबर मार्केट थिंग, राइट? सो इफ यू हैव एनफ सप्लाई इन द लेबर, it should be reflected in your compensation, right? It should depend on the talent pool, and I think this unified pay grade has not done well. And I'll give you an example. जितने लोग काम करने वाले या जितने लोग आप समझें कि सिविल सर्विस या गवर्नमेंट के अंदर ऊपर हैं, people who take decisions, people who participate, वो हैं 17 से ऊपर, और 17 से नीचे हैं सुपरिटेंडेंट्स, ड्राइवर्स, क्लर्क्स। तो आपने यानी जो सपोर्ट स्टाफ है उसको डिफरेंशिएट करने के लिए 16 बैंड्स रखे, और बाकी पूरे मुल्क में जो स्किल सेट चाहिए जिसमें टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्वेंट, पुलिसमैन, उसके लिए आपने सिर्फ 6 बैंड्स रखे। सो आई थिंक इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। एक तो वो बात है। जो दूसरी बात डॉक्टर साहब करते हैं वो करते हैं पे पर्क्स की, उस पर भी मैं 100% से एग्री करता हूँ कि गवर्नमेंट शुड मोनेटाइज। क्योंकि अभी क्या होता है कि गवर्नमेंट ये कहती है, सिविल सर्वेंट क्या, मैंने आपको बताया, सिविल सर्वेंट ये कहता है कि जी आप ये कह रहे हैं कि पर्क्स 15-15 लाख के हैं, मेरे पास तो नहीं है, हाँ उसके पास है या फलाने के पास है, ये बात भी ठीक है। जो सिटीजन है वो कहता है कि जी आई डोंट केयर कि आप में से 4 के पास है कि 2 के पास है, हुकूमत तो इसके ऊपर इतने पैसे खर्च कर रही है ना, ये तो मेरे टैक्स पेयर्स का पैसा है, वो भी बात ठीक है। तो आइडियली हो ये रहा है कि गवर्नमेंट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा इनकर गवर्नमेंट करती है और बहुत कम लोग डिस्प्रपोर्शनेटली उससे फ़ायदा उठाते हैं। सो इफ़ यू मोनेटाइज दीज पर्क्स देन इट विल बी इवन एंड इट विल बी ईजियर। अब वो मोनेटाइज लोग करते क्यों नहीं, ये भी आप सुनिए। मोनेटाइज इसलिए नहीं करते कि जब आप मोनेटाइज करेंगे तो फिर ट्रांसपेरेंट हो जाएगी बात, फिर कॉस्ट बढ़ जाएगी। यानी अभी अगर आप कहते हैं, मसलन हम स्टडी को अगर ले लें कि 1 लाख सैलरी है पर पैकेज 15 लाख का है, तो वो 15 लाख का पैकेज सिर्फ 1% लोग उस ग्रेड में ले रहे होंगे। सिविल सर्विस चीफ सेक्रेटरी ले रहा होगा, जो किसी सूबे में चेयरमैन PND ले रहा होगा, फेडरल सेक्रेटरी ले रहे होंगे, 50-60 लोग ले रहे हैं, राइट? चले 22 में तो लोग कम हैं, 20-21 में आप आ जाएं तो और कम परसेंटेज होगी। When you will monetize it, आप उसको 15 से 5 में भी ले आएंगे ना, तब भी गवर्नमेंट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो जो 15 वाला है उसका भी नुकसान है, और वो 15 क्यों ले रहा है? क्योंकि डिसीजन मेकर वो है, डिसीजन मेकर है तो 15 लाख ले रहा है ना, तो उसका इंसेंटिव ही नहीं काम करने का। सो द पॉलिटिकल इकोनॉमी इज वेरी कॉम्प्लेक्स, बट इन प्रिंसिपल आई एब्सोल्युटली एग्री विद डॉक्टर साहब कि इसको मोनेटाइज करना चाहिए। Thank you so much, Hassan. Sadori, go ahead. Yeah, thank you, Fatma. So this session was wonderful, and I have a very basic understanding of civil service, so this question might seem very naive. But you mentioned something about autonomy within the civil service. So since whatever policies the government decides, and so if the government decides to spend all its money in Lahore, then of course they don't have a say in where it should be spent. So how do you see, what do you mean when you say कि autonomy honi chahiye, and how can we see that happening?
Okay, so देखें, sorry, good question, and I think no question is naive. I think, and it's a great question. देखें, होता ये है कि जब सिविल सर्वेंट है ना, तो उन्होंने एक फोरम बनाया, मसलन आप पंजाब है, अब पंजाब के अंदर ये है कि जो रिसोर्स एलोकेशन या प्रोजेक्ट अप्रूवल है वो करते हैं CDWP, ये सॉरी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी, PDWP करेगी। तो सिविल सर्वेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो डिसीजन लेने के, एलोकेशंस करने के, लेकिन पॉलिटिशियन का प्रेशर होता है। तो पॉलिटिशियन का भी जो प्रेरोगेटिव है वो किसी फॉर्म और शेप में होना चाहिए ना। आप ये तो नहीं कर सकते कि आप लाहौर से हैं तो सारे पैसे लाहौर में लगा दें आइडली। यस, बाय लीगली दे कैन, एंड दैट्स व्हाई दे डू इट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि जब ये इस्लामाबाद मेट्रो बन रही थी, सो द गवर्नमेंट वांटेड टू बिल्ड इट। तो जब उन्होंने प्री CDWP कराई, जो एक फोरम होता है प्रोजेक्ट को डिसाइड करने का, तो उसमें एक साहब ने कहा कि जी इसका तो EIA भी नहीं हुआ, इसका ये भी नहीं हुआ, जब तक ये नहीं होंगे ये कैसे अप्रूव होगा। तो उनके बॉस ने लिख दिया कि द प्रोजेक्ट अप्रूव्ड सब्जेक्ट टू दीज ऑब्जेक्शंस। फिर CDWP में गया, वहाँ भी ये बात हुई, CDWP में लिखा प्रोजेक्ट अप्रूव्ड सब्जेक्ट टू दीज ऑब्जेक्शंस। वो करते करते प्रोजेक्ट बन गया, वो पीछे EIA नहीं हुआ। ठीक है, अब कल को जब होगा कोई मसला तो वो आपको सिविल सर्वेंट को आगे पकड़ेंगे। सो सिविल सर्विस ये कहता है कि जी अगर मैं वहाँ पे इफ आई पुट माई फुट डाउन तो आप मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे। जब मुझे ट्रांसफ़र करेंगे तो मेरे तो बच्चे स्कूल जाते हैं, वो तो गाड़ी भी नहीं रहेगी स्कूल जाने के लिए। तो अगर मैं गलत डिसीजन लेता हूँ तो आप मुझे 10 साल बाद भी घसीट लेंगे, तो उसका प्रेडिकमेंट भी ठीक है। यानी अगर वो डिसीजन नहीं लेता, अपना फुट पुट डाउन, आपने फुट पुट डाउन करने की स्पेस नहीं दी सिविल सर्विस को और सिविल सर्वेंट को, जो कि इंक्रीजिंगली कम हो गया। सो ये उसका कंसर्न ठीक है, लेकिन आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू दैट ऑटोनॉमी और दैट स्पेस शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ कटिंग डाउन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी. This should remain a politician's right to make decisions on resource allocation. But at the same time, you need to create space for dissent, for people to show their objective opinion and to kind of manifest those views. And I think that's a fine balance that we need to achieve. Thank you for that. Arfan, go ahead. Thank you, हसान साहब, आपका बहुत अच्छा लेक्चर था। मेरा एक कमेंट भी है, क्वेश्चन भी है उसी में। हम तकरीबन जो सारे मान रहे हैं कि जो कॉलोनियल लेगेसी का चैप्टर है, कॉलोनियल लेगेसी में हमें ये सिविल सर्विस डिपार्टमेंट्स मिले हैं, लेकिन हम जब रिफॉर्म की इसको बात कर रहे होते हैं तो हम बहुत सुपर स्ट्रक्चर्स के अंदर इसको रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जो स्ट्रक्चरल इशू हैं, यहाँ से सिविल सर्विस के अंदर ये सारी चीज़ें जो हमें नज़र आ रही हैं, पर्क्स की, पावर हंगरी होने की, और ये सारी एलिटिज्म का, और ये सारा फिनोमेना जो जहाँ से हमें नज़र आता है कि ये ऐसा बिहेवियर, हमारा सादा फोकस होता है कि ट्रेनिंग करवा दें। मतलब ट्रेनिंग भी करवाते हैं तो वो इसी सोसाइटी के जो पावर्स कल्चर हैं, पावर एसिमेट्रीज हैं, कास्ट सिस्टम है, तो वहीं से उसकी सोच इमर्ज होती है और वहीं से वो एम्बेड होता है। तो वो उन्हीं पावर्स के साथ वो बेसिकली फिर जब सर्विस में आता है तो रिलेट करता है और वो उसी तरह के पर्क्स भी इंजॉय करना चाहता है। तो जहाँ से ये सोच इमर्ज हो रही है, जिस स्ट्रक्चर से, जिस पॉलिटिकल इकोनॉमी से, तो हम उसको रिफॉर्म करने की बात क्यों नहीं करते? क्योंकि जब सोच तो उस वक्त तक रिफॉर्म नहीं होगी जब तक, मतलब हम न्यूजीलैंड का मॉडल ले आएंगे, सिंगापुर का मॉडल ले आएंगे। सिंगापुर की इकोनॉमी ने वहाँ के लोगों को और उनकी ज़हनी सतह को उस तरह का ट्रेंड किया है ना। न्यूजीलैंड के पॉलिटिकल इकोनॉमी ने, उस स्ट्रक्चर ने लोगों को उस तरह का ट्रेंड किया है ना। तो जब तक हमारा अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल इकोनॉमी का स्ट्रक्चर, फ्यूडलिज्म का, ट्राइबल का और कास्ट सिस्टम जो है इतना एम्बेडेड होगा सोसाइटी के अंदर, तो जो लोग जहाँ सोसाइटी से आएंगे वो वैसे ही होंगे और उसी तरह से सोचेंगे। तो हम ब्रॉडर एक मैक्रो लेवल पे जो स्ट्रक्चरल इशू है उसको रिफॉर्म करने की बात क्यों नहीं करते? शुक्रिया। देखिए, आपने अच्छी बात इरफान साहब की। देखें, बात ये है कि इस हद तक तो मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि आपका सिविल सर्विस जो है वो आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं कर सकती। इट इज़ पार्ट ऑफ द ओवरऑल सोसाइटल फैब्रिक। ठीक है, जैसे हम मुल्क है वैसी सिविल सर्विस होगी। ये तो नहीं हो सकता कि सिविल सर्विस बिल्कुल को हम आसमान से ले आएंगे, और कल्चरल चेंज लाना भी मुश्किल है। जब बाहर आपका हायरार्किकल सोसाइटी है तो सिविल सर्विस में हायरार्की होगी। तो यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है,
लेकिन आई थिंक दिस शुड नॉट बी यूज्ड एन एक्सक्यूज टू नॉट रिफॉर्म सिविल सर्विस, क्योंकि अगर हम इस प्रिंसिपल पे चलें तो ये तो चीज़ हर जगह होती है। करप्शन भी देखें ना, तभी ठीक होगी जब सोसाइटी करप्ट नहीं होगी। तो ये तो हमें एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाएगी बात कि जहाँ हम ये कि ये तो जब तक सोसाइटी ठीक होगी, सोसाइटी भी तो सम टोटल ऑफ पार्ट्स हैं। तो सोसाइटी के अंदर भी सिविल सर्वेंट है, पॉलिटिशियन है, पब्लिक है, तो आप किसी एक को भी तो पकड़ सकते हैं ना। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको एक्सपेक्टेशंस अपनी मैनेज करनी पड़ेंगी, आप सिंगापुर की उससे नहीं मैनेज कर सकते या कंपेयर कर सकते। लेकिन अब अगर आपने मोनेटाइज करना है प्रोडक्ट्स को, तो मोनेटाइज करने के लिए तो कोई ज़रूरत नहीं ना आपको कि आप पूरी सोसाइटी ठीक करेंगे तो मोनेटाइज होगा। अगर आपने सिविल सर्वेंट्स की अकाउंटेबिलिटी बेहतर करनी है तो उसके लिए भी सोसाइटी के ठीक होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपने सिविल सर्वेंट्स का जो इंटरनल प्लेसमेंट ओपन करनी है उसके लिए भी, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप विदाउट सोसाइटी ठीक किए कर सकते हैं। जो आपने सिंगापुर मॉडल या उसकी बात की ना, मैं तो उसके खिलाफ हूँ। मैं समझता हूँ सिंगापुर मॉडल में कोई बुराई नहीं, ना लेगेसी होने में कोई बुराई है, कॉलोनियल लेगेसी है। बात ये है कि आप कर क्या रहे हैं, आप व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर सॉल्विंग, then whether you do it through Singapore model or Banana Republic model, I don't care. लेकिन just because it's a Singapore model should not be a merit in its own right. हाँ, आप ये कहें कि देखें हमारा मसला ये है कि लोगों की ट्रेनिंग बड़ी डिजिट है और लोगों के पास स्पेशलाइज करने के लिए कंड्यूसिव ट्रेनिंग रिजीम नहीं है, और हम चाहते हैं कि हमारी सिविल सर्विस में स्पेशलाइजेशन हो और ट्रेनिंग जो है वो लोग अपने अपने खुद अपने आप को स्पेशलाइज करें। तो फिर आप कह सकते हैं कि देखें सिंगापुर सिविल सर्विस कॉलेज का मॉडल ये वो करना, जब वो यही कर रहे हैं बड़ा अच्छा कर रहे हैं, आप वहाँ से कुछ सीख लें, दुनिया से सीखने में कोई हर्ज भी नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ नहीं सिविल सिंगापुर मॉडल ले आए या न्यूजीलैंड मॉडल ले आए, देन आई थिंक इट्स नॉट गुड। सो अगर हम समझते हैं कि परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्टिंग में मसला ये है कि देयर इज़ अ शिफ्टिंग गोल पोस्ट, और आज प्राइम मिनिस्टर या सेक्रेटरी रोज़ अपनी चीज़ें चेंज करते हैं एंड वी नीड टू ब्रिंग इट टू राइटिंग, देन वी कैन से ओके बाय द वे न्यूजीलैंड के अंदर भी ये मसला था और उन्होंने इस तरह से सॉल्व किया, वेदर यू कॉपी इट और नॉट दैट्स अप टू द डिसीजन मेकर। बट आई थिंक वी नीड टू शिफ्ट द डिस्कशन टू द रियल क्वेश्चन दैट व्हाट प्रॉब्लम आर वी सॉल्विंग थ्रू अ रिफॉर्म। हमारा इशू ये है कि हम प्रॉब्लम की बात नहीं करते, जब हम रिफॉर्म की डिस्कशन करते हैं ना, यानी कि पॉलिसी मेकर सर्कल में वी टॉक अबाउट सोल्यूशंस, जो मैंने आपसे पहले कहा। और सोल्यूशंस को कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपका सोल्यूशन किसी और प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, मेरा किसी और से है। तो उस मीटिंग में कैसे बात होगी जब तक हम प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे। सो दिस इज व्हाट आई थिंक, बट आई एग्री विद यू कि सोसाइटी का लिंक तो है बिल्कुल सिविल सर्विस। Thank you. We'll hear from Javeria. Assalamu alaikum, sir. Go ahead, Julia. Sir, my question is related to a specific case study. It's about Punjab Compulsory and Free Education Act. अब 18th अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 25A को इम्प्लीमेंट करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने 2014 में एक एक्ट बनाया, पंजाब फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। लेकिन आफ्टर द लैप्स ऑफ 6 years अभी तक वो लॉ जो है वो ना तो नोटिफाई हुआ है और ना ही उसकी इम्प्लीमेंटेशन के रूल्स ऑफ बिजनेस जो है वो बनाए गए हैं। अब जितनी रिसर्च मैंने उस पर की है उसमें ये बताया गया है कि वो लॉ इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि उसमें कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं। तो आई वांट टू आस्क कि इस सारे केस सिनेरियो में is it the question of the lack of coordination between political leadership and the bureaucracy, or it's about the question of the capacity of the bureaucracy that the law has not been implemented yet? देखिए ब्यूरोक्रेसी की जो कैपेसिटी है ना, वो तो कई मामलों में डेफिशिएंट है, ठीक है। क्योंकि जब आप ब्यूरोक्रेसी की एज अ होल बात करते हैं तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत ब्राइट लोग भी हैं, बहुत काबिल लोग भी हैं, लेकिन एज एन इंस्टीट्यूशन मेरे ख्याल में उसकी कैपेसिटी नीचे जा रही है। लेकिन जब आप लॉ, आप कहते हैं ना कि 6 साल हो गया लॉ में और उसके इम्प्लीमेंटेशन मोडेलिटीज़ नहीं बनी, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे इशू ब्यूरोक्रेसी का नहीं है, यहाँ पे इशू पॉलिटिशियन का है। वो एक शेर है ना कि मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, तो इधर तो हम मोटरवे बना देते हैं रातों रात। तो जब पॉलिटिशियन कोई काम करना चाहता है, अब FATF का एक्शन प्लान है, लॉज भी बने, इम्प्लीमेंटेशन मोडेलिटीज़ भी बनी, सॉफ्टवेयर भी चल रही हैं, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस भी रिपोर्ट हो रही हैं, ओवरनाइट हो रहा है, बिकॉज द गवर्नमेंट नोज दे हैव टू डू इट। कुछ जगह पे ना गवर्नमेंट ये करती है कि लॉ बनाकर एक प्रेशर को डिफ्यूज करने की कोशिश करती है। आपने देखा वो जो कसूर में एक बच्ची थी, बड़ा अनफॉर्चुनेट वाकया, उसका रेप हुआ जैनब का,
तो जैनब अलर्ट बिल और जैनब अथॉरिटी और जैनब ये वो कब ना अथॉरिटी बननी है ना कुछ हुआ, वो बस बन गया बिल, वो भी इसी तरह है। तो ये मेरे ख्याल में इधर कैपेसिटी का इशू नहीं, इधर इंटेंट का इशू है। और पॉलिटिशियन का इरादा ही नहीं होता कि उसको लेके चले, बस वो कहते हैं कि इस वक्त जो है ना ये प्रेशर को आप डिफ्यूज करो, बाकी कर देंगे। वरना ब्यूरोक्रेसी का क्या इशू है, अनलेस कि ब्यूरोक्रेसी का अपना इंटरेस्ट हर्ट हो रहा है, उसको तो आप जिस काम पे लगाएंगे वो लग जाएगी। हाँ, अगर आप ये कहें कि मैं नया लॉ ला रहा हूँ और ब्यूरोक्रेसी की प्रमोशन इफेक्ट होगी या उनके घर इफेक्ट होंगे, गाड़ियाँ होंगी, तो मुझे ये बात समझ आती है कि जी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल है। बाकी आम चीज़ों में तो ब्यूरोक्रेसी तो नाम ही हर्डल के हमारे मुल्क में, वो तो नहीं काम करना चाहते। तो लेकिन अगर पॉलिटिशियन प्रेशर देगा, प्रायोरिटाइज करेगा, तो ब्यूरोक्रेसी काम करती है। सो मेरे ख्याल में दिस इज मोर ऑफ एन इशू ऑफ एन इंटेंट देन कैपेसिटी। Thank you. We'll have Uzair and then Nuzhat. Thank you. My question relates to incentivizing performance. आप जिस तरह दोनों साइडों पे आपने काम किया है, पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी, there is a lot of focus on pay for performance in much of the leading private organizations. Transparency होती है, accountability होती है, innovation, client first, putting the client first. As opposed to that, in public service, especially when it comes to CSS, जो लोग जा रहे होते हैं वो टेके के लिए जा रहे होते हैं कि भाई मुझे कोई नहीं निकालेगा वहाँ, इट्स अ परमानेंस। इवन हमजा व्हेन ही केम ऑन आवर शो ही आल्सो सेड दैट कि सबसे ज़्यादा इसका एडवांटेज ये है कि अनलेस यू रियली स्क्रू अप यू नो दैट यू हैव अ जॉब फॉर लाइफ। तो ऐसे में कैसी क्या वो मोटिवेशन होती है, क्या वो इंसेंटिव्स होते हैं कि आप एक्सपेक्टेशंस मीट करते हैं या एक्सीड एक्सपेक्टेशंस करते हैं, जो कि आपकी प्राइम ड्राइवर्स होते हैं एज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉई कंपेयर टू एज अ CSS ऑफिसर? थैंक यू। बहुत अच्छा आपने ज़हर, बहुत इज ए ग्रेट क्वेश्चन। देखिए, सो सिविल सर्विस में लोग, मैं भी प्राइवेट सेक्टर की बात भी करता हूँ, सिविल सर्विस में लोग क्यों काम करते हैं जब पे फॉर परफॉर्मेंस नहीं है? दो या तीन वजहों से मैंने देखा है लोगों को काम करते हैं। एक तो ये है वो लोग काम करते हैं सिविल सर्विस में जो करप्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि करप्ट आदमी जो होता है ना, उसका लाइक होना बड़ा ज़रूरी है। ना लाइक आदमी ना करप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि करप्शन के लिए आपने आप एक्सटॉर्शनिस्ट तो हो सकते हैं कि अगर आप फ्रंट लाइन को बंदे हैं, लेकिन अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आपको कोई डील स्ट्रक्चर करनी पड़ेगी ना। सो ये नकम्मे बंदे का काम नहीं है करप्शन। तो एक तो आपको वो लोग सिविल सर्विस में बहुत सुपर एफिशिएंट इफेक्टिव नजर आएंगे जो करप्ट। दूसरे आपको वो लोग नजर आएंगे जो एम्बिशियस, who wants to get noticed because they know कि हम अच्छा काम करेंगे, हम प्राइम मिनिस्टर के चीफ मिनिस्टर के रडार पे आएंगे, we'll get more posting, better posting. There is a big percentage of those people as well who are not corrupt but who are very ambitious and they want to get the best of the postings. They want to climb the ladder quickly. और फिर एक कुछ तीसरी परसेंटेज भी वो है जो कि शायद मेरे ख्याल में दूसरी तीसरी बात ये कि जो पर्सनली उनके वर्क एथिक्स बहुत अच्छे होते हैं, बट दैट्स अ वेरी वेरी फ्रैक्शनल परसेंटेज। जनरली वो एम्बिशियस लोग ही होते हैं जिनके वर्क एथिक्स अच्छे होते हैं, बिकॉज दे नीड टू हैव अ ड्राइवर। मॉनिटरी इंसेंटिव तो कोई नहीं, मॉनिटरी इंसेंटिव ये है कि अच्छी पोजीशन होगी तो ज़्यादा पर्क्स होंगे, वो उसका पार्ट, राइट। सो ये दो चीज़ें। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जनरली कई मॉडल्स हैं, लेकिन होता जनरली ये है कि आपकी जो सैलरी होती है ना, इन मोस्ट केसेस वो तो फिक्स्ड होती है। और मैंने जो ज़्यादा मल्टीनेशनल मॉडल देखा है कि वो एक बैलेंस बनाती है, यानी कई केसेस में जो आपका एनुअल इंक्रीमेंट होता है ना, वो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से लिंक होता है। यानी आपको कंपनी ने दे दिया कि जी हमने इस साल 5 से 20% इंक्रीज करना है, डिपेंडिंग अपॉन जो परफॉर्मेंस यू विल फॉल समवेयर, राइट। इट कुड बी 5% इन्फ्लेशन पैक्ड और इट कुड बी 20% इफ यू आर एक्सेप्शन। लेकिन जो बोनसेस होते हैं जनरली वो कंबाइंड यूनिफाइड परफॉर्मेंस से लिंक होते हैं, राइट। कि अगर कंपनी अच्छी आएगी ताकि लोग टांग ना खींचे एक दूसरे की, तो दोनों का बैलेंस होता है कि आपका एनुअल बोनस तब मिलेगा अगर कंपनी ने ये टारगेट्स अचीव किया। द इशू दैट आई सी इज के प्राइवेट सेक्टर के अंदर इट्स वेरी इजी टू क्वांटिफाई परफॉर्मेंस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज अबाउट योर बॉटम लाइन एंड इवन मोर इम्पॉर्टेंट इट इज अबाउट द शेयर प्राइस. So if it's a public company, share price is a great indicator. One single performance benchmark which takes into account your present performance, your future performance, your long-term actions, short-term actions. Yes, there are ways to game that. लेकिन still there is less space. Government के अंदर ना तो कोई unified indicator है performance का, और अगर आप process indicators लाते हैं तो उनको game करना बड़ा आसान। और अगर आप ये कहते हैं कि हम सर्विस डिलीवरी इम्प्रूव करेंगे, तो जनरली जो आपके इंसेंटिव या कॉम्पनसेशन की टाइमलाइन है वो उससे मैच नहीं करती।
यानी एक बंदा बेचारा 3 साल काम करेगा तो 6 साल बाद रिजल्ट आएगा, पैसे तो आपने उसको अभी देने हैं. So this also makes it difficult. Having said that, there are models to have partially pay for performance in public sector as well. We have had a bad track record of that. लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसलिए ज़्यादातर ही है, लेकिन ये भी इंसेंटिव बुरा नहीं. अगर आप इस प्रोसेस को भी ट्रांसपेरेंट बनाएं, और जनरली मसलन अब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के अंदर ये एक कल्चर था. सो जनरली बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सिविल सर्विस बैकग्राउंड, आई गेट टू नो द ग्रेप फाइन. और जनरली वो डिप्टी कमिश्नर जो था या DCO वो सिफारिश पे नहीं लगाता था. और इन मोस्ट केसेस ये होता था कि जो यंग ऑफिसर्स अच्छा काम करते थे, रिक्रूट अच्छी होती थी, दे न्यू कि वी वुड गेट गुड पोस्ट. एंड आई थिंक दैट सर्व्ड एज अ ग्रेट इंसेंटिव फॉर यंग सिविल सर्वेंट्स टू परफॉर्म. And I think that's where he had a very strong, effective management model. So there are ways in which you can incentivize people to perform better. Thank you, Hassan. Seems like we have a lot of questions. So we'll take one from Nazat, and then the last one would be from Rabia. Okay, thank you for allowing me this opportunity. I wanted to ask about the civil services cadre groups. As Hassan has mentioned कि जो mainstream civil services हैं उसमें doctors और engineers का इतना career progression नहीं है, so they should be grouped separately ताकि उनका career progression हो सके. तो my question is कि what kind of career progression would that be if they are grouped in separate cadre? So just a brief overview कि क्या होगा, what to expect. It will be really great for me as an engineer and aspiring civil. देखिए मेरा ये ख्याल है कि जो डॉक्टर्स या इनके लिए आई वुड नॉट वांट टू कमेंट ऑन समथिंग वेरी टेक्निकल कि करियर प्लान्स क्या होने चाहिए क्या नहीं. लेकिन मुझे बात ये है कि मेरा पॉइंट ये था कि मार्केट के अंदर जनरली तेरा डॉक्टर्स की अगर आप बात करें, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, एनेस्थीसियस्ट हैं, सर्जन्स हैं, पैथोलॉजिस्ट हैं. Do they get the same salary in private sector? No. What do we think drives their salaries? It's supply and demand, right? Because if someone is high in demand, they will get better salaries because it's hard to get them. जब तक कि आप ये मॉडल नहीं लाएंगे, स्पेशली टेक्निकल साइड के ऊपर, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग इन टैलेंट. जब आप डॉक्टर को ग्रेड 18-19 में लेके आएंगे तो आप उसको पैक कर रहे हैं टीचर के अगेंस्ट. यानी ग्रेड 18 कि आपने टीचर को भी वो तनख्वाह देनी है, डॉक्टर को भी वो तनख्वाह देनी है, सिविल सर्वेंट को भी वो तनख्वाह देनी है. अब मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आती कि एक बंदा जो जिसने FCPS किया हुआ है, एक बंदा जिसने MEd किया हुआ है, और एक बंदा जो 5 अरब रुपए के बजट पे बैठा है, हाउ कैन यू पे देम सेम सैलरीज, राइट? आई एम नॉट सेइंग यू शुड पे मोर और लेस, बट आई थिंक यू नीड टू हैव अ मोर इफेक्टिव differentiated criteria to pay your doctors, to pay your lawyers, to get the best people, or at least the desired quality of people in service. ये यूनिफाइड, यानी मैं ये हम लेकिन अकल नहीं मानती ना कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 6 तरह के कैटेगरीज होंगे, कितने हज़ारों प्रोफेशन हैं और उसके कई टीयर्स हैं और कई स्पेशलाइजेशंस हैं, और हम चाहते हैं कि हम 6 ग्रेड के अंदर उसको इकट्ठा कर दें. ये जब सोशलिस्ट एक थॉट आई हमारी गवर्नमेंट के अंदर कि जी लोगों को इक्वल ग्राउंड पे होना चाहिए, उस तरह का ये मॉडल है इंस्पायर्ड बाय सोशलिस्ट आइडियल्स. अब हम चाहते हैं हमारे जो एम्बिशंस हैं वो कैपिटलिस्ट हैं, प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो वी कैन नॉट, दैट आउटडेटेड सिस्टम कैन नॉट वर्क. नाउ इन टर्म्स ऑफ your specific question, I would think if I have to, for example, as a government decide on doctors' career trajectory, I would think, and it's an, मैंने इस पर सोचा नहीं है, मैं आपको जस्ट ऑफ द कफ बता रहा हूँ कि आपके जो बेसिक डॉक्टर्स हैं जो फिल्टर क्लिनिक्स के लिए होने चाहिए, BHUs के लिए होने चाहिए, उसके लिए आप एक स्ट्रक्चर बनाएं कि जी फ्रेश जो फिजिशियंस हैं, बाकी जो आपके टर्शरी केयर के हॉस्पिटल्स हैं उनको आप ऑटोनॉमी दें. They should be able to get doctors from the market as per their requirements, and they should pay them market salaries. And I think that's the way it should be. It has to be a market-driven model for doctors. Thank you. Go ahead.
Rabia, you can go ahead. Yeah, thank you so much, Hassan. I really enjoyed your talk, and I would like to share my experience. I worked with a provincial department, and it's like it started in 2016. So उस time पे जिस तरह 56 companies का case हुआ, और फिर project directors और project management की जो salaries थी, especially if a civil servant is occupying that position, तो अब उनके perks कम हो गए. So before that, I have seen people were, dying to be a project director or, head an institution and like that, just to get those perks. Or the same project, after that decision, के 12,000 मिलेंगे या 15,000 additional मिलेंगे, so there's nobody on the position. And then there was a project, उसमें बहुत ज़्यादा provision थी for trainings and all, and like everybody wanted to pursue that because they not only had the opportunity to learn something new, but also maybe to go abroad. So like I experienced a lot of incentive or motivation in pursuing that. But then उसके एक notification आया कि civil servants नहीं आएंगे बाहर या something like that. तो उसके बाद फिर वो motivation बिल्कुल हो गई. और अब COVID के बाद, like what now they're doing in the project is like, just purchasing some goods and just doing shopping and not doing any studies, not doing any research, and not motivated to pursue any trainings. So what do you think would be, the way forward so that civil servants remain incentivized as well as they keep themselves motivated to continue such projects and keep working? Thank you. Great question, Rabia. देखें, जो ये कंपनीज मॉडल था ना, और ये जो प्रोजेक्ट वाला मॉडल, इसके अंदर बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी थी. अच्छी चीज़ ये थी कि हमारे जो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स हैं ना, पिछले 70-80 साल से चले आ रहे हैं, ये तो बने थे बड़े पुराने. अब नीड्स चेंज हो गई हैं, राइट. सो फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल कि वो जो हमारे CNW के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जी ठेकेदार आया वो गया, अब तो EPC कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों के लिए. ठीक है, अब आप बना रहे हैं जी LNG फायर्ड पावर प्लांट्स एंड व्हाट नॉट. सो थिंग्स हैव इवॉल्व्ड. Government does not evolve at the same speed. Now people talk about service delivery contracts, people talk about real-time feedback of citizens, people talk about outsourcing services, people talk about commercial engagement. RICO DEC वगैरह में देखें ना, हमारी तो कोई commercial engagement capability नहीं है. So things have moved on. So government ने कैसे respond किया in recent years कि उन्होंने कहा कि हम ऐसे structure बनाएं जहाँ पे हम लोगों को compensate भी market पे कर सकें to get the right people. हम अपने processes भी modify कर सकें in line with the requirements. हमें पेपरा की भी situation ना पड़े और वो सारा कुछ, which I think is a great model. लेकिन with वो क्या कहते हैं कि with great power comes great responsibility. जब आप गवर्नमेंट की चीज़ों को गवर्नमेंट के दायरा कार से बाहर निकालेंगे, then you need to make it absolutely transparent to build credibility. ताकि लोगों को पता चले कि आप पेपरा को इसलिए बाईपास नहीं कर रहे कि आपके पैसे कमाने हैं, आप इसलिए बाईपास कर रहे हैं ताकि सर्विस डिलीवरी इंप्रूव हो. आप लोगों को पैसे ज़्यादा इसलिए नहीं दे रहे कि आपका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, यू रियली वांट टू डू इट फॉर द पीपल. वो हुआ ये कि जब इन कंपनीज में रिक्रूटमेंट की बारी आई तो प्रोसेस भी वायलेट हुए और हर कंपनी ने अपनी अपनी सैलरी खुद सेट करनी शुरू की बोर्ड से. बोर्ड के अंदर जो बोर्ड मेंबर्स हैं पब्लिक सेक्टर कंपनीज में, उनकी स्किन इन द गेम तो नहीं होती. प्राइवेट सेक्टर के अंदर बोर्ड पे कौन बैठा होता है? जिसके पैसे लगे होते हैं. पब्लिक सेक्टर में कौन बैठा होता है? जिसको मैंने, सो अगर आपने मुझे कहा कि हसन आप सिविल सर्वेंट हैं, आप, मैं कहूँगा जी मुझे कंपनी की ज़रूरत है, मैं खुद ही कंपनी बनाऊंगा, खुद ही उसका बोर्ड रिकमेंड करूँगा, वो बोर्ड को भी मैंने ये अपॉइंट करवाया है, खुद ही मैं CEO भी लगूंगा, तनख्वाह भी मैंने उसी बोर्ड से करवानी है. तो वो इंसेंटिव्स कन्वोल्यूट हो गए. ठीक है, जब ये बात हुई और एक पॉलिटिकल बैकलैश आया और पॉलिटिकल रीएडजस्टमेंट होनी थी, तो उन्होंने कहा कि इधर से पकड़े इनको. अब वो जो 56 कंपनीज हैं, आई एम श्योर कि उसमें से ज़्यादातर कंपनीज मस्ट बी डूइंग ग्रेट जॉब, लेकिन इफ़ यू हैव skeletons in the closet and then you are also sitting in a glass tower, then people will throw stones, right? So वो पूरा मॉडल ही क्वेश्चन हो गया. लेकिन उसकी गलती ये थी कि वो बड़ी कोई सॉलिड फाउंडेशन उसकी थी नहीं. अगर गवर्नमेंट ने कोई तरीका रखा होता कि भाई आप, हम सिर्फ वो बंदा लगाएंगे चाहे सिविल सर्वेंट हो या ना हो, लेकिन इट हैज़ टू बी अ प्रॉपर कंपेटिटिव प्रोसेस. पेपर वर्क पूरा था लेकिन कंपेटिटिव नहीं था.
या वो ये कहते हैं कि जी हम एक जनरल सैलरी बैंड्स दे रहे हैं, इसके पीछे ये लॉ, ये रूल्स हैं, आप ये नहीं कर सकते कि किसी कंपनी में 25 लाख तनख्वाह है, किसी में 5 लाख है, दिस इज समथिंग वी कैन डू। तो वो भी शायद लोगों को बेहतर, तो वहाँ कुछ मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की तरफ से भी, बिकॉज दे वर ऑल्सो लर्निंग, कुछ इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी थी, सो एज अ रिजल्ट द मॉडल हैज गॉन बैक. So I think at some point we would need to go back to a flexible model, because reforming the whole government is going to be very difficult. But this model will come back, and I just wish the next time it comes, people approach it more cautiously. लेकिन बाकी ये है कि इंसेंटिव होंगे तो अच्छे लोग आएंगे, वरना वो अगर आपको सिविल सर्वेंट चाहिए तो फिर आपको कहेगा जी मैं डीसी लगता हूँ जाके, कमिश्नर लगता हूँ, मुझे क्या जरूरत है कि मैं कंपनी का सीईओ लोगों की तनख्वाही अगर मिलनी है तो ये तो है. Thank you very much, Hassan, for taking all these questions, so comprehensively answering them, and then also for your excellent lecture. We shall be keeping up with you by reading your articles, remaining a loyal audience, and we wish you good luck with all your work in consultancy, writing, research, and all the amazing things that keep you busy. Thank you so much, Fatma. It's a pleasure. It was a pleasure. I really enjoyed the questions. And by the way, let me on a parting note, जब मैं जाता हूँ ना यहाँ पे सिविल सर्विस नेम में और वहाँ पे सेशन देता हूँ, वहाँ भी लोग काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं, बट आई रियली लाइक दीज क्वेश्चंस बेटर देन देम, सो आई थिंक इट्स अ मोर डायनामिक ग्रुप एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड आई आल्सो रियली एंजॉयड हैविंग दिस. So one more thing, Hassan bhai, I'd just like to share with participants. When I got this idea of Learners Republic about, I think, 3 years ago, so then I arranged a meeting of a few close friends, और जो लोग professionals field में थे, so Hassan sir was one of those like 10 or 12 people. So where we discussed this establishment of Learners Republic. So he has been a loyal member of Learners Republic as well as one of the key supporters. So thank you very much for your contribution, for joining us today, as well as throughout this journey, you've been a key supporter to Learners Republic. Thank you, sir. I must tell you, it has been a mutually beneficial relationship. I have learned a lot. I really enjoy the discussion in the group, and I keep myself updated on what the intelligentsia is thinking in this country. So thank you for doing that. I think it's a great service. Thank you, Ji. Thank you. Thank you. Thank you, everyone.